कंबलों पर गई। फर्श पर ट्रेनिंग का सामान बिखरा पड़ा था। बरंग के हाथ में जूतों की एक जोड़ी थी। कुछ पल बाद उसने जूते वापस बॉक्स में रख दिए। फिर उसने वो छोटा दरवाजा बंद किया। वो चुपचाप सड़क पर चलता चला गया। आसमान की ओर देखते हुए वो रुक गया। कुछ देर बाद उसकी भौहें सख्त हो गई। रॉथ झुठलाकर बोला कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है और सैकड़ों साल जीने के बाद भी उसने ऐसा इंसान नहीं देखा। उसने रेयॉन की ओर देखा और पूछा कि वो आखिर है कौन। रेयॉन ने जवाब दिया कि कोई नहीं जानता और कल्पना करने पर कोई रोक नहीं है, इसलिए वो खुद ही सोच ले। नीली स्क्रीन की ओर देखते हुए रेयॉन ने पूछा कि ये कैसी एबिलिटी है। रॉथ ने समझाया कि इसका नाम परसेप्शन स्नोफ्लावर है और ये उसकी हैसियत के हिसाब से जरूरत से ज्यादा अच्छी एबिलिटी है। उसने बताया कि इससे सेंसिंग एरिया बढ़ता है और अभी ये पहले लेवल पर है, इसलिए असर करीब 10% का है। रॉथ ने आंखें बंद करते हुए कहा कि वो खुद 10 गुना ज्यादा महसूस कर सकता है। रेयॉन ने शांत स्वर में कहा कि ये बुरा नहीं है। रॉथ ने हैरानी से पूछा कि नाम में क्या बुराई है और खास तौर पर स्नोफ्लावर ही क्यों। उसने कहा कि उसे ये नाम पसंद है और क्या ये अच्छा नहीं है। रेयॉन ने पैर उठाते हुए सोचा कि जितना भी सोचे, रॉथ का टेस्ट सच में बहुत अजीब है। एक ऊंची इमारत का दृश्य सामने आया और रॉथ ने कहा कि उसमें जरा भी ग्रेस नहीं है। कुछ देर बाद खबर आई कि रेयॉन को हेड ऑफ द हाउस ने बुलाया है। सिल्विया ने चौंक कर हाथ सीने पर रख लिया। उसने पूछा कि क्या रेयॉन ने कोई गलती की है। सामने वाले ने मुस्कुराकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। सहायक का चेहरा भी खुश था। ग्लन सिंहासन पर बैठा था। उसके सेवक ने बताया कि वो खुद रेयॉन को कॉपर टोकन देने वाला है। रेयॉन ने आगे बढ़कर झुककर अभिवादन किया। ग्लोन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि भले ही उसे ये पसंद न हो, लेकिन वो अपना वादा निभाएगा। बटलर ने भी सिर हिलाया। ग्लन ने इनाम आगे बढ़ाया। एक कॉपर टोकन सामने आया और उसने कहा कि वादे के मुताबिक वो इसे दे रहा है। रेयॉन ने मेडल हाथ में लिया। उसके दादा ने बताया कि भविष्य में वो इसे वापस देकर कोई सामान या सेवा मांग सकता है। रेयॉन कुछ सोच में पड़ गया। होंठ दबाकर उसने कहा कि वो अभी कुछ कहना चाहता है। सिल्विया का नाम सुनते ही ग्लेन के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी। रेयॉन ने सीधे पूछा कि उसकी मां को उसकी पुरानी पोजीशन पर वापस लाने के लिए क्या करना होगा। ग्लन ने नीचे देखा। सेवक ने भौहें सिकोड़ ली। ग्लन ने साफ किया कि क्या वो डायरेक्ट ब्रांच की बात कर रहा है। पसीने में भीगा रेयॉन बोला कि हाँ। उसे लगा जैसे ऑरा का दबाव थोड़ा हल्का हो गया हो। ग्लन ने कहा कि अगर वो ऐसे अचीवमेंट्स जमा करे जिन्हें पूरा परिवार माने तो ये संभव है, लेकिन कहना आसान है, करना नहीं। कॉपर टोकन को देखते हुए रेयॉन ने कहा कि यहाँ रिकॉग्निशन पाना आसमान से तारा तोड़ने जैसा है, खासकर उसके जैसे इंसान के लिए। फिर भी वो हल्के से मुस्कुराया और बोला कि इसका मतलब है कि एक छोटी सी संभावना तो है। उसने टोकन सामने रखा, कहा कि ये जवाब उसके लिए काफी है और धन्यवाद दिया। कुछ कदम चलने के बाद वो मुड़ा। ग्लन ने उसे रोकते हुए कहा कि उसने अभी इनाम मांगा ही नहीं है और बिना टोकन के भी वो अपनी इच्छा बता सकता है। रेयॉन को ये उम्मीद नहीं थी कि उत्तर का राजा ऐसा कहेगा। ग्लन ने नीचे देखते हुए उससे उसकी इच्छा पूछी। रेयॉन ने मुट्ठी भींची और कहा कि उसने पहले से सोचा हुआ है कि उसे इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। उसने सीधा जवाब दिया कि उसे एक कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए। इसके बाद ग्लन ने मुंह खोला और कहा कि बेसिक ट्रेनिंग के दौरान उसे टीचर्स द्वारा कल्टीवेशन टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। रेयॉन ने अपनी हथेली सीने पर रखी और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि उसे वो कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए जो मास्टर्स द्वारा सिखाई जाने वाली टेक्निक से बेहतर हो और जो कम से कम एक कॉपर टोकन के स्तर की हो। अपने पिछले जीवन के महत्वपूर्ण लोगों को याद करते हुए रेयॉन ने सोचा कि शैडो कल्टीवेशन टेक्निक जिसे वो पहले इस्तेमाल करता था अब उसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि सिल्विया की पोजीशन वापस दिलाने और डेरस का सिर खुद काटने के लिए उसे उससे कहीं ज्यादा मजबूत और साफ ऑरा की जरूरत थी। ग्लन ने होंठ अलग किए और कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बोलना शुरू किया। अगले ही पल उत्तर का राजा उन गलियां चटकाता है। अचानक सफेद दरवाजे खुल जाते हैं। ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां प्रकट होती है। वे रेयॉन को चारों ओर से घेर लेती है। रेयॉन विशाल कैबिनेट्स के सामने खड़ा था। अनगिनत किताबें सामने थी। उसने हैरानी से ऊपर देखा। अलमारियों के बीच धूल के कण तैर रहे थे। गंभीर स्वर में ग्लोन ने कहा कि यह ज़ीगार्ड परिवार की बुककेसेस में से एक है और अगर वो बीच में हाथ उठाएगा तो उसे वही किताब मिलेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। रेयॉन ने भौहें उठाई और कहा कि वो समझ गया है। हथेली ऊपर फैलाते हुए रेयॉन ने बुदबुदाया कि टेक्निक बस शैडो कल्टीवेशन टेक्निक से बेहतर होनी चाहिए और उम्मीद की कि कुछ काम का मिलेगा। उसकी हथेली के चारों ओर जादुई ऑरा घूमने लगी। काली किताबें दिखाई दी। तभी उनमें से एक किताब धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। रेयॉन ने उंगलियां फैला दी। आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोचा कि ये कैसी पुरानी किताब है। ग्लन के माथे से पसीना बहने लगा। बटलर का चेहरा भी चौंक गया। खुद हेड ऑफ द हाउस स्तब्ध था। एक किताब हवा में टंगी हुई थी और ग्लन समझ नहीं पा रहा था कि यही क्यों। रेयॉन ने भौहें उठाई। किताब से तेज रोशनी निकलने लगी। रेयॉन ने सोचा कि क्या ये गोल्डन फायर टेक्निक है। जैसे ही उसने पन्नों को छुआ, रेयॉन ने पूछा कि ये क्या है। अचानक उसके बाल तेजी से लहराए। अगले ही पल कागज चारों ओर बिखर गए। सफेद पन्ने रेयॉन को घेर लेते हैं। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। जादुई ऑरा हवा में फैल गया।
उत्तर का डूम्ड किंग सामने देखते हुए स्तब्ध रह गया। बीते समय की यादें ग्लोन के सामने उभर आई। उसने साइड में देखते हुए सोचा कि क्या सिल्विया को परिवार ने सच में नजरअंदाज किया था। उसने तब कहा था कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उस समय उसके लिए सिर्फ परिवार का विकास मायने रखता था, और ऐसे मामलों को उसने तुच्छ समझकर टाल दिया था। एक तेज तलवार की छवि उभरी। ग्लोन ने याद किया कि उसने कैसे कहा था कि सिल्विया किसी आदमी से प्यार करके भाग गई और उसे इस तरह की बातों की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उस समय उसने भावनाओं को लक्ष्योरी माना था और सिर्फ फैमिली ग्रोथ के बारे में सोचा था। उसके पीछे आग की लपटें दिखी। उसने महसूस किया कि इसी सोच ने उसे ऐसी ताकत दी जिससे परिवार ने असाधारण तरक्की की। लेकिन उसी पल उसने सोचा कि इस सब में उसने क्या खो दिया। कागज उसके हाथ में था और फिर खबर आई कि उसके दामाद और पोती पर हमला हुआ है। सामने खड़े व्यक्ति ने बताया कि एडन का 2 हेडेड गोस्ट हमला करने आया था, जिसने मिस्ट्रेस को पहचान लिया था। सिल्विया तो सुरक्षित थी, लेकिन बाकी लोग वही मारे गए। हमला इतना अचानक था कि उसे रोका नहीं जा सका। ग्लन की भौहें सख्ती से झुक गई। खून से सना हाथ उसकी यादों में उभरा। मरते हुए उत्तर के राजा ने खुद को दयनीय कहा और माना कि उसने भावनाओं को बहुत देर से अपनाया। जमीन पर बैठी एक लड़की की छवि थी और उसने खुद से कहा कि अतीत वापस नहीं लाया जा सकता। हवा में किताब अब भी तैर रही थी। ग्लोन ने मन ही मन तय किया कि भले ही रेयॉन और सिल्विया उससे नफरत करें, इस बार वो उन्हें जरूर बचाएगा। रेयॉन ने हैरानी से सिर उठाया। उसने अपनी हथेलियों को देखा और महसूस किया कि कुछ उसके शरीर और दिमाग में लगातार बह रहा है। ग्लन ने जब उसे संबोधित किया तो रेयॉन के गाल से पसीना बह निकला। वो अपने दादा के सामने खड़ा था। ग्लन ने नीचे देखते हुए पूछा कि उसने अभी क्या किया। रेयॉन ने आंखें फैलाकर कहा कि उसे खुद नहीं पता, लेकिन उसे उस कल्टीवेशन टेक्निक की सारी जानकारी याद है जो किताब में थी। ग्लन ने होंठ खोले और पूछा कि उस टेक्निक का नाम क्या है। रेयॉन ने हाथ उठाया। जादुई धूल उसकी हथेली के चारों ओर घूमने लगी। चमकीले कण प्रकट हुए और रेयॉन ने कहा कि इसका नाम गोल्डन फायर टेक्निक है। उसी पल सिस्टम ने लिखा कि वह फ्लेम ऑफ इटर्निटी से रूबरू हुआ है और यह टेक्निक अब उसकी स्मृति में स्थायी रूप से दर्ज हो चुकी है। ग्लन जो रेयॉन के सामने खड़ा था उससे पूछता है कि क्या उसने सच में उस किताब की सारी सामग्री याद कर ली है। रेयॉन बिना झिझक सिर हिलाकर जवाब देता है कि हाँ, उसे सब याद है। कुछ पल बाद वो आदमी अपना सिर झुका लेता है। रेयॉन भौहें उठाता है जब उसे बताया जाता है कि उसे टोकन का इनाम मिल चुका है और अब वो जा सकता है। युवक मुड़कर बाहर की ओर बढ़ता है। राजा आगे की ओर देखता रहता है। पसीने में डूबा बटलर हिम्मत करके पूछता है कि युवा मास्टर को आखिर कौन सी टेक्निक मिली है। ग्लन अचानक आंखें बंद कर लेता है और फिर बताता है कि जीगार्ड परिवार के पहले हेड की कल्टीवेशन टेक्निक उसी किताब में थी। वो कहता है कि यह पहला चैप्टर था जिसे पूरे पारिवारिक इतिहास में कभी कोई पढ़ नहीं पाया और न ही किसी ने उसे समन किया था, और उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि गोल्डन फायर टेक्निक कभी किसी के हाथ लगेगी। फर्श पर कागजों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सेवक कहता है कि अगर ये बात बाहर गई तो युवा मास्टर और सिल्विया दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन सिंहासन पर बैठा हेड जवाब देता है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस टेक्निक के बारे में किसी और को पता ही नहीं है। उसी समय रेयॉन हल्के से मुस्कुरा देता है और सहायक किताब के गायब होने के बारे में पूछता है, जिस पर जवाब मिलता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसकी सारी जानकारी पहले ही एक व्यक्ति को स्थानांतरित हो चुकी है। ढेरों किताबों के बीच खड़ा ग्लोन कहता है कि ये टेक्निक वैसे भी कभी इस्तेमाल नहीं हो पाती, और अगर ये बच्चा ना होता तो किताब यूं ही अलमारी में सड़ती रहती। उत्तर का राजा ऊपर देखता है और रेयॉन के आसपास रॉथ की मौजूदगी महसूस होती है। हेड धीमे स्वर में कहता है कि उसे लगता है अब चीजें धीरे धीरे बदलेंगी। रेयॉन हथेलियां फैलाकर सोचता है कि ये सब अजीब है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक तो सिल्वर ही नहीं, गोल्ड टोकन से भी नहीं मिल सकती। वो आंखें बंद कर कहता है कि ये लेजेंडरी रिंग ऑफ फायर से कम नहीं है, इसलिए इसे साधने की कोशिश करना जरूरी है। तभी उसके सामने आग का एक छोटा गोला बनता है। रेयॉन चौंक कर उस फ्लेम पार्टिकल को देखता है, अपनी उंगलियां फैलाकर मना को संभालने की कोशिश करता है और फिर उसे मुट्ठी में कस लेता है। पसीना उसके चेहरे से टपकने लगता है। सिर झुकाकर वो सोचता है कि फिर से असफल हो गया। वो समझता है कि इतनी आसानी से मना इकट्ठा करके ऑरा बनाना संभव नहीं है, खासकर इतनी ऊंचे स्तर की टेक्निक को तुरंत साध लेना। तभी उसे महसूस होता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना वो सोच रहा था। रॉथ उसे कहता है कि और जोर लगाना होगा, और अगर कल्टीवेशन के दौरान किसी ने दखल दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि अपंग होने का खतरा भी है। रेयॉन समझ जाता है कि ये वही रॉथ है और सोचता है कि गोल्डन फायर टेक्निक प्राकृतिक मना को एब्जॉर्ब करके डैंटियन में ऑरा बनाने की विधि है, और अगर बीच में रुकावट आई तो मना सर्किट और डैंटियन दोनों नष्ट हो सकते हैं, जो उसके लिए और भी खतरनाक है क्योंकि उसके भीतर अभी भी ठंड बाकी है। रेयॉन साफ कहता है कि जब उसे ये सब पता है तो रॉथ को दखल नहीं देना चाहिए। इस पर डीमन किंग मुस्कुराकर जवाब देता है कि कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। अचानक रेयॉन की आंखें फैल जाती है जब रॉथ कहता है कि वो कल्टीवेशन के दौरान सिर्फ एक बार ही रुकावट डालेगा। बिस्तर पर बैठे रेयॉन कहता है कि अगर वो अपंग हो गया तो रॉथ को भी नुकसान होगा, लेकिन रॉथ ठंडे स्वर में कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हवा में मंडराते हुए बताता है कि इंसान होने के नाते रेयॉन ये सब सह नहीं पाएगा, और अगर उसके अंग नष्ट भी हो जाए या डैंटियन फट जाए
तो वो उसे बचा सकता है। रॉथ कहता है कि जब रेयॉन टूट जाएगा और आत्मसमर्पण करेगा तभी उसके लिए सबसे अच्छा मौका होगा। रेयॉन कुछ पल उसे देखता है और आखिरकार एक बार के लिए सहमत हो जाता है, ये कहते हुए कि वो खुद भी जानना चाहता है कि इस बार क्या होगा। रॉथ आंखें बंद कर हंसता है और कहता है कि वो डर के साथ हर दिन जिए, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि अगला हमला उसके दिमाग पर कब होगा। रॉथ हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था और रेयॉन समझ गया कि ये सच में उसका दुश्मन है। रॉथ के चेहरे पर संतुष्टि साफ दिख रही थी और रेयॉन ने मन ही मन कहा कि ये डीमन ऑफ द अंडरवर्ल्ड है, जो मौका मिलते ही उसके शरीर को निगल लेना चाहता है और खुद गुस्से का जीता जागता रूप है। उसने बिस्तर पर हथेली रखी और कहा कि एक समय ऐसा भी था जब वो शांत रहता था और उसे लगा था कि रॉथ शायद पीछे हट गया है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे और सावधान रहना होगा। फिर उसने कहा कि वो इस बारे में बाद में सोचेगा, क्योंकि अभी एक जरूरी काम निपटाना है। इविल स्पिरिट ने पूछा कि क्या उसने आखिरकार फैसला कर लिया है, और रेयॉन अचानक खड़ा होते हुए बोला कि हाँ, क्योंकि जो हर रात यहाँ आती है उसका आना अब संयोग नहीं हो सकता। रेयॉन और रॉथ दोनों एक साथ खिड़की की ओर देखने लगे। नीचे देखते हुए रेयॉन ने कहा कि अब यह करना जरूरी है और सोचा कि क्या वो बहुत समय बाद फिर से अपने पुराने काम पर लौट सकता है। उसी समय तालाब के पास एक लड़की बैठी थी। जूडियल हाथ में कागज पकड़े बुदबुदाई कि पहले तो रिपोर्ट करने लायक बस यही था कि वो खुद से बातें करता है, लेकिन अब आखिरकार उसके पास कुछ ठोस जानकारी है। जूडियल ने होंठ दबाए और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कॉपर टोकन से ऐसी टेक्निक मिल सकती है। पहले वो पेड़ पर बैठकर निगरानी करती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि कल्टीवेशन के दौरान मैनिफ्लो कुछ ज्यादा ही असामान्य है। वो पेंसिल से कागज पर लिखती गई और समझ गई कि ये जानकारी सेंट्रल मिलिट्री पैलेस तक पहुंचनी चाहिए। नोट साफ दिख रहे थे। उसने कागज मोड़ा और सोचा कि सब ठीक होते हुए भी वो लड़का अभी भी बच्चा ही है और न जाने उसे कब तक उस पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ पल बाद उसने वो नोट पानी पर छोड़ दिया और संदेश बहता चला गया। जूडियल ने सामने देखा और सोचा कि अब लौटने का समय है। तभी अचानक उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया गया। पीछे खड़े रेयॉन ने शांत आवाज में कहा कि अगर उसने मुंह खोला तो वो मर जाएगी। जूडियल के चेहरे पर पसीना बहने लगा और रेयॉन ने आगे कहा कि अगर वो जरा सा भी हिली तो भी मरेगी। जूडियल घबराई हुई थी। तभी रेयॉन ने उसे नीचे देखने को कहा। पानी में देखते ही उसे समझ आया कि पीछे कौन है। घुटनों के बल बैठते हुए उसने सोचा कि इतनी जबरदस्त ब्लड लस्ट किसमें हो सकती है। पानी में परछाई देखकर उसने रेयॉन को पहचान लिया और उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का बिना आवाज किए उसके पीछे कैसे आ गया। रेयॉन ने कहा कि आउट बिल्डिंग में लौटने के पहले दिन से ही वो उसकी निगरानी में थी और पूछा कि क्या उसने वो जानकारी निकाल ली थी जो उसे चाहिए थी। पसीने से तर जूडियल बुदबुदाई कि ये मुमकिन नहीं है और क्या उसे पहले दिन से ही सब पता था। वो सोचने लगी कि उसने तो कभी पेड़, कभी दरवाजे के पीछे छिपकर जासूसी की थी और कोई निशान नहीं छोड़ा था। फिर भी क्या वो बस अनजान बनने का नाटक कर रहा था, और क्यों? जूडियल ने दांत भींचे। तभी रेयॉन ने उसे मुंह खोलने को कहा। उसने एक अजीब सी गोली उसके होठों पर रखी और उसे मुंह के अंदर धकेल दिया। जूडियल की आंखों में घबराहट थी और वो झुककर पानी की ओर गई। रेयॉन ने भीगा हुआ नोट उठा लिया। उसने देखा कि लिखावट गायब हो चुकी है और पूछा कि क्या यह प्रोटेक्टेड पेपर है जिसे पढ़ने के लिए खास रिएक्शन चाहिए। वो पानी, जमीन और आग जैसे संभावित रिएक्शंस गिनाने लगा। तभी जूडियल ने दांत भींच लिए। जब उसने मूनलाइट का जिक्र किया तो जूडियल की आंखें चौड़ी हो गई। सामने खड़े रेयॉन ने ज़ीगार्ड फैमिली के नाम लिए और कहा कि ये करू का काम लगता है। जूडियल के चेहरे से पसीना टपकने लगा। रेयॉन के हाथ में कागज था और जूडियल सोच रही थी कि ये नामुमकिन है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था और वो बरसों से ट्रेन स्पाई थी। फिर भी वो उसे सिर्फ भाव देखकर पड़ गया। दर्द से कराहते हुए उसने सोचा कि उसने उसका दिमाग इतनी आसानी से कैसे पढ़ लिया। हाथ उठाते हुए जूडियल को बस एक ही जवाब सूझा और उसने ऊपर देखकर पूछा कि क्या उसने उसे रैगिंग बॉम्ब खिला दिया है। उसी समय दस्तावेज पकड़े हुए आदमी ने आदेश दिया कि उसे फिलजिल जाकर रेयॉन और सिल्विया पर नजर रखनी होगी और सारी जानकारी देनी होगी, और अगर उसने ये काम ठीक से किया तो सब पूरा कर दिया जाएगा। घुटनों पर गिरती हुई जूडियल ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या लड़के ने सच में उसे फियर्स बॉम्ब खिला दिया था। हीरो ने आंखें थोड़ी और खोल दी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसे उस बॉम्ब के बारे में पता होगा। उसकी नजर सामने ही जमी रही और उसने तुरंत अपना मुंह हाथ से ढक लिया। मेड ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे याद आया कि उस वॉर्म की मदद से उसे खाने वाले व्यक्ति की लोकेशन और इमोशंस तक ट्रैक किए जा सकते हैं। अगर ओनर चाहे तो उस इंसान को अनबियरेबल पेन दिया जा सकता है, यहां तक कि उसे मार भी सकते हैं। हाथ में पकड़े कागज को देखते हुए यंग मैन ने कहा कि चूंकि वो करू को ऐसे लेटर्स भेज रही थी, इसलिए वो सेंट्रल मिलिट्री पैलेस की स्पाई थी। ये सब रिकॉग्निशन सेरेमनी के ठीक बाद 7 महीने पहले शुरू हुआ था और साफ था कि उसने बेहद डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की थी। पसीना उसके चेहरे से बहने लगा। जब उसने उसकी मां और हेलेन का जिक्र किया तो उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। उसे याद आया कि उसने सोचा था कि यह मिशन बेहद आसान होगा। करू को ऑफिस में खड़ा याद करते हुए लड़की को समझ आया कि उससे सिर्फ एक छोटे बच्चे रेयॉन और क्रिपल्ड हो, चूंकि सिल्विया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया था।
उसे लगा था कि वो ये काम बहुत आसानी से कर लेगी, लेकिन सामने खड़े इस आदमी को देखते हुए स्पाई को एहसास हुआ कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके अंदर ऐसा मॉन्स्टर छुपा हो सकता है। अब भी घुटनों के बल बैठी हुई वो चिल्लाई कि वो तुरंत लेटर की कंटेंट्स बदल देगी और वहां झूठ लिख देगी, लेकिन हीरो ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही वो उसे ठीक कर दे, जानकारी फिर भी उसी व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। उसके शरीर में कंपन दौड़ गया जब उसने सुना कि ऐसा करना सिर्फ उसकी इनकम्पिटेंस दिखाएगा। हीरो के चेहरे पर एक ऑलमोस्ट मैड स्माइल आ गई। ग्रिनिंग करते हुए फाइटर ने कहा कि अब से उसे डबल एजेंट बनकर काम करना होगा। उसकी नजर ऊपर उठी जब रेयन ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन तुरंत पब्लिक हो सकती है उसे बिना झिझक भेजना है, और जो चीजें वे पता नहीं कर सकते उन्हें छुपाना है, और साथ ही दूसरी तरफ से भी इंफॉर्मेशन देना है। यह कहकर हीरो ने हल्का सा सिर हिलाया। पास से गुजरते हुए यंग मैन ने कहा कि अगली मुलाकात में वो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन की उम्मीद करेगा। वो अब भी घुटनों के बल बैठी रही। तभी स्पिरिट उसके पास प्रकट हुआ और पूछा कि उसने रैगिंग वॉर्म कब समन किया। आदमी ने जवाब दिया कि वो इतनी घिनौनी चीज का इस्तेमाल नहीं करता, उसने बस पॉइजन दिया था जो थोड़ी देर के लिए भयानक दर्द देता है। पीछे खड़े डीमन ऑफ दी अंडरवर्ल्ड ने पूछा कि क्या बिना वॉर्म के भी किसी का दिमाग पढ़ा जा सकता है। उस पर उसने कहा कि इंफॉर्मेशन निकालने के कई तरीके होते हैं और उसके पास और भी मेथड्स हैं। असिस्टेंट की आंखें हैरानी से खुली रह गई। उसे याद आया कि घर छोड़ने के बाद वो पूरी तरह ऑरा बनाने की ट्रेनिंग में डूब गया था और अगले ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौटने के दिन तक उसी में लगा रहा। उसने सोचा कि इतनी मेहनत के बावजूद अब तक पूरी तरह ऑरा बन पाना आसान नहीं था। उसकी नजर कहीं आगे टिक गई। वो जंगल की ओर चलता गया। चौक में कई लोग इकट्ठा थे। एक दिशा में देखते हुए उसे याद आया कि आखिर में सिर्फ 42 लोग चुने गए थे, और ये हैरानी की बात थी कि रिम ने सच में सिर्फ एक क्वार्टर को ही रखा था। टीचर को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो प्रेडिक्शन में कितना एक्यूरेट था। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। रोनान उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। एक स्पिरिट तुरंत उनके बीच प्रकट हो गया। उसकी नजर रेयन पर टिक गई। रोनान एक कुकी खा रही थी। तभी किसी ने पूछा कि क्या मिस्टर रेयन ने उनकी बेटी को वर्कआउट में मदद की थी। सामने बैठी मां ने पूछा कि क्या उसने धन्यवाद कहा था। लड़की ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि उसने कुकीज मिलने के बाद धन्यवाद कहा था। उस पर महिला ने पूछा कि क्या उसने ट्रेनिंग की मदद के लिए ऐसा किया था। हाथ में लिवर पकड़े रोनान ने मना करते हुए कहा कि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि उसे कभी किसी आदमी से पहले बात नहीं करनी चाहिए। महिला मुस्कुराई और बोली कि अब वो सब समझ गई है। मेज पर रखी चाय की तरफ देखते हुए उसकी मां ने कहा कि ग्रैटिट्यूड के मामले में जेंडर मायने नहीं रखता। बेटी का मुंह थोड़ा खुल गया जब उसने सुना कि मदद मिलने पर थैंक यू कहना बेसिक पोलाइटनेस है, और जब मां ने उससे ट्रेनिंग के लिए भी धन्यवाद कहने को कहा तो उसकी आंखें और फैल गई। रोनान उसके सामने खड़ी हुई और धन्यवाद कहा। पीछे खड़े स्पिरिट ने पूछा कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया। यंग मैन ने कहा कि उसे भी समझ नहीं आया। तभी किसी और ने उसे आवाज दी। एक कैंडिडेट ने एक आंख बंद करते हुए पूछा कि फाइटर ठीक है या नहीं, और यह भी जोड़ा कि उसे तो लगता था कि टेम्पररी स्टूडेंट रहते हुए ही उसकी मौत हो जाएगी। आदमी ने सिर थोड़ा सा झुकाया सामने वाले की बातें सुनते हुए। वो कह रहा था कि अब जब वो सच में स्टूडेंट बन गया है तो ये सोचना भी मुश्किल है कि आगे उसके लिए चीजें कितनी कठिन होंगी, क्योंकि जिन दिनों वो आराम कर रहा था उन दिनों भी उसे नाइटमेयर्स परेशान कर रहे थे। कल तो हालात ऐसे थे कि उसके दिमाग में यही चलता रहा कि वो सही तरीके से कोप नहीं कर पाएगा, और इन्हीं ख्यालों की वजह से उसे नींद तक नहीं आई। बगल की तरफ देखते हुए डोरियन ने कहा कि यह बेहद अच्छा हुआ कि फर्स्ट प्लेस हीरो ने लिया, क्योंकि अगर मिस्टर बरन होता तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते। उसी वक्त उसके पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। लड़का तुरंत जमीन पर बैठ गया। डायरेक्ट ब्रांच का प्रतिनिधि ठीक उसके सामने खड़ा था। यंग मैन बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता रहा, और सामने वाला भी उसी तरह चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ा झुकते हुए बरन ने माफी मांगी और माना कि पिछले हफ्ते वो हार गया था और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। माफी मांगते हुए उसके चेहरे पर यह भाव था कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोशिशें यही खत्म हो जाएंगी। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि फिर से उससे आगे निकल सके। मुड़ते हुए फाइटर ने यह भी जोड़ा कि वो भविष्य में न तो पीछे हटेगा और न ही हार मानेगा। पीछे डीमन उसके चारों ओर मंडराने लगा। आदमी ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि 13 साल का बच्चा अपनी गलती मानेगा, और शायद मशहूर परिवार सच में अलग होते हैं। स्पिरिट भड़कते हुए चिल्लाया कि भले ही उसे कोई ढंग का पद मिल गया हो, फिर भी वो आदमी अपनी औकात नहीं जानता और मालिक को उसे पकड़कर उसकी आंखें नोच लेनी चाहिए। फाइटर ने शांति से कहा कि माफी अपने आप में ही काफी है और उसे शांत रहना चाहिए। उसी वक्त रेयन ने सिर घुमाया जब किसी ने देर से आने के लिए माफी मांगी। टीचर मुस्कुराते हुए बोला कि उसने कल थोड़ा ज्यादा पी लिया था, और सिर झुकाते हुए पूछा कि क्या सबने ठीक से आराम किया। बच्चों के सामने खड़े होकर कोच ने कहा कि सबसे पहले वो उन्हें बधाई देना चाहता है, क्योंकि अब वे ऑफिशियली स्टूडेंट्स बन चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग आज से ही शुरू हो जाएगी। यंग मैन ने ऊपर देखा जब कहा गया कि बेसिक रूटीन वही रहेगा, लेकिन अब क्योंकि ये प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग है इसलिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशंस भी होंगी। तभी सब अचानक पीछे की ओर मुड़ गए। एक लड़की ने दरवाजा खोला
गुस्से से उसकी नसें उभर आई जब उसने कहा कि ये बेवकूफ दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और वो गुस्से में पागल हो चुकी थी। डोरियन आंखें फैलाकर चिल्लाया कि ये तो वही लड़की है, जबकि टीचर ने कहा कि वो समय पर आ गई है और ये भी जोड़ा कि वो उसका टीचर नहीं है बल्कि पिछले इनटेक की रिपीटर है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा कि अब वे सब साथ में ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए ग्रीटिंग कर ले। मार्था ने हाथ कमर पर टिका लिए। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। कोच मुस्कुराते हुए बोला कि भले ही वो ऐसी न दिखे लेकिन दिल से वो अच्छी है। तभी लड़की ने उसे बीच में रोक दिया। एक हाथ की मुट्ठी बांधते हुए उसने पूछा कि यहाँ बेस्ट स्टूडेंट कौन है। हीरो ने उसकी तरफ देखा और वो बोली कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जब उससे कमजोर कोई उसके ऊपर खड़ा हो, इसलिए वो उसी को चेक करेगी जिसने बेस्ट का स्थान लिया है। मुस्कुराते हुए उसने सामने वाले को तुरंत फाइट के लिए बाहर आने को कहा। वो आगे बढ़ी। यंग मैन अब भी वही खड़ा था और सोच रहा था कि ये जगह शायद कर्ज है, क्योंकि समझ नहीं आता कि ऐसे लोग बार बार क्यों सामने आ जाते हैं। दोनों हाथ कसते हुए उसने अपना परिचय दिया और कहा कि फर्स्ट प्लेस उसी ने लिया है। उसकी नजर तुरंत उस पर टिक गई। थोड़ा झुककर उसने कहा कि उसका चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि वही बेस्ट बना है, लेकिन शायद यही बेहतर है। हाथ फैलाते हुए मार्था ने कहा कि लंबी इंट्रोडक्शंस की जरूरत नहीं है और सीधे फाइट शुरू करनी चाहिए। बरन ने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा कि वो ऐसा बेहुदा व्यवहार क्यों कर रही है। लड़की ने पलट कर देखा और पूछा कि उसने उसकी सिस्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की। आंखें फैलाते हुए वो उसकी ओर मुड़ी। सिस्टर ने चेतावनी दी कि अगर वो बिना सोचे समझे बोलता रहा तो उसे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसे अपने शब्द संभाल कर इस्तेमाल करने चाहिए। नीचे देखते हुए रिलेटिव ने जवाब दिया कि हेड ऑफ द हाउस और सबके सामने इस आदमी को बेस्ट माना गया था, तो क्या वो इसे नकारने वाली है। हाथ कमर पर टिकाए मार्था ने कहा कि उस दिन हंगामा उसी ने किया था। उसके हाँ कहने पर उसकी आंखें और फैल गई। उसके सामने खड़े फाइटर ने कहा कि वो फिर से सबके सामने वैसा व्यवहार नहीं दिखाना चाहता। पीछे खड़े हीरो ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बदल चुका है। तभी रुनान अचानक सामने आ गई और हाथ फैलाकर मार्था को पीछे हटने को कहा। लड़की ने एक हाथ कमर पर रखते हुए कहा कि ये मजेदार है और पूछा कि ये अपने साथियों के लिए ऐसा प्यार दिखाने का कौन सा तरीका है, क्योंकि ये लोग सच में एक दूसरे को बचाने लगे हैं। सिर के पीछे हाथ रगड़ते हुए उसने कहा कि अगर ये चलता रहा तो लोग उसे बेवकूफ समझने लगेंगे और ऐसी हालत में उसे वही करना चाहिए जो सब चाहते हैं। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि उसे सिर्फ वही लोग नफरत है जो दूसरों की पीठ के पीछे छिपते हैं और वो कमजोर लोगों से भी ज्यादा ऐसे कावड़ से नफरत करती है। मार्था पहले ही सीधे रेयन के ऊपर पहुंच चुकी थी। सभी लोग अचानक उनकी तरफ मुड़ गए। लड़की अपना मुक्का हमले के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन रेयन ने उसे बचाते हुए इवेड कर लिया। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। उसी पल यंग मैन का मुक्का सीधा उसकी तरफ आ चुका था। उसकी नजर अपने ही हाथ पर टिकी हुई थी। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे से दूर उछलकर अलग हो गए। उसके भाई के चेहरे पर पसीना आ गया। टीचर हल्के से मुस्कुरा रहा था। मार्था ने अपना हाथ अपने सामने उठा लिया। इसके बाद वो झुकी और हल्की ग्रिन के साथ सिर हिलाया। दुश्मन की तरफ देखते हुए मार्था ने कहा कि उसके पास सच में कहने के लिए शब्द नहीं है। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो जमीन में दरारें पड़ गई। एक और वार के लिए झूलते हुए फाइटर ने कहा कि आज वो अपने पैरों पर यहां से नहीं जाएगी। टीचर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि यहीं पर इसे खत्म करना चाहिए। उसका ध्यान तुरंत बगल की ओर चला गया। आदमी ने नीचे देखते हुए पूछा कि क्या वे उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि चाहे वे उसे कितना भी हल्का समझें, उसे खाली जगह नहीं समझना चाहिए। डिसाइपल्स के शरीर कांप गए जब उस आदमी ने कहा कि इस यंग मैन के पास अभी तक ऑरा भी नहीं है और क्या उसे नहीं लगता कि ऐसी लड़ाई बाद में कड़वा स्वाद छोड़ सकती है। ट्रेनर के ये कहने पर कि वह दोनों को बाद में लड़ने देगा जब वो ऑरा को संभाल ले, मार्था ने उसका हाथ झटक दिया। उंगली से इशारा करते हुए रिम ने हीरो को भी अपनी जगह लौटने को कहा। स्पिरिट भौहें चढ़ाकर चिल्लाया कि वो क्या कर रहा है। क्या वो बस यूं ही उस लड़की को जाने देगा जिसने किंग की ओर मुक्का ताना था, और उसे तो उसके अंग उखाड़ कर एटर्नल आइस में डाल देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए यंग मैन ने कहा कि एक बार उसे वापस मिल चुका है, लेकिन असिस्टेंट चिल्लाया कि ये काफी नहीं है और उसका सिर तोड़ देना चाहिए। हीरो ने जवाब दिया कि अभी ऐसा समय नहीं आया है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने सोचा कि बाद में जब वो सच में काबिल बन जाएगी तब उससे भिड़ने का मौका ज्यादा फायदेमंद होगा और बेस्ट स्टूडेंट की जगह दाव पर लगाकर उसके साथ बैट करना और भी बेहतर रहेगा। बाकी समूह के पास पहुंचते हुए रेयन ने डीमन से कहा कि थोड़ा इंतजार करे, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो उसे जरूर पसंद आएगा। एक ट्रेनिंग बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। सभी स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा होकर स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी समय टीचर ने 10 मिनट के ब्रेक की घोषणा की। आदमी ने बोतल अपने मुंह से लगाई। अपने हाथ को देखते हुए फाइटर को एहसास हुआ कि यह बिल्कुल आसान नहीं था। पहले उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि वो पहले ही ट्रेनिंग के दूसरे लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन तीसरे लेवल से डिसिप्लिन काफी ऊंचे हो गए थे और उन्हें समझना मुश्किल होने लगा था। रेयन के बारे में सोचते हुए आदमी ने सिर घुमाया। यंग मैन लगातार ट्रेनिंग करता रहा, यहां तक कि बरन को लगा कि उसने सच में बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया और 1 महीने से भी कम समय में यह पूरा प्रोग्राम मास्टर कर लिया। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था जब उसने सोचा कि उसे खुद साथ हैंड टू हैंड फाइटिंग टेक्निक्स सीखने में
पूरा 1 महीना लगा था, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो उसके साथ पैरेलल में फेंसिंग लेसन्स भी शुरू कर देगा। कोई तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा था जब फाइटर को एहसास हुआ कि बेचैनी सिर्फ उसे ही नहीं है। बगल की ओर देखते हुए उसके भाई ने सोचा कि क्या वे भी उसके बराबर पहुंच रहे हैं। लड़की लकड़ी की तलवार घुमाती रही। वो रुककर कुछ बोलने लगी। तेज सांसें लेते हुए मार्था समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, जबकि उसने यहां आकर ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखना शुरू किया था। हीरो के भाई और गर्लफ्रेंड का चेहरा याद करते हुए मार्था ने महसूस किया कि उनके विपरीत ये आदमी पहले से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर नहीं था, और इसके अलावा उसका शरीर ठंड से भरा हुआ था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। इसलिए यह समझना मुश्किल था कि वो पूरे दिन कैसे ट्रेनिंग कर पा रहा है। उसकी सिस्टर ने दांत भींचते हुए कहा कि वो कभी उसके आगे नहीं झुकेगी। एक तरह का फूल उसके मन में उभरा, ये सोचकर कि उसे एक टैलेंट कहा जाता है जो उसे सहने के लिए मजबूर करता है। अपने अतीत के चेहरे याद करते हुए मार्था को एहसास हुआ कि ज़ीगार्ड फैमिली में गोद लिए जाने के बाद से उसे हमेशा किसी के पीछे पीछे चलना पड़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई ये सोचकर कि उसने मेन और साइड ब्रांचेस को भी पीछे छोड़ दिया था, जो बस खुद को जीनियस कहकर दिखावा करते रहते थे। उन लोगों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आए। उसकी नजर बगल की ओर गई जब उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि वो हमेशा व्यस्त रही है। तलवार को हाथ में थामे हुए लड़की ने महसूस किया कि वो इस समय बेहद बेचैन है। सर्वेंट ने झुककर कहा कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया है। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। आदमी उसकी ओर मुड़ा। उसके शब्द सुनते ही उसकी आंखें फैल गई कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुड़कर मार्था ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि मतलब बिल्कुल वही है जो कहा गया है, क्योंकि भले ही रेयॉन ने हाल ही में चौंकाने वाला पक्ष दिखाया हो, लेकिन लगता है सब लोग एक बात भूल गए हैं और वो कभी भी उसे पार नहीं कर पाएगा। भौएं सिकोड़ते हुए लड़की ने फिर पूछा। इस सवाल पर सामने वाला मुस्कुराने लगा। उसी समय हीरो ट्रेनिंग जारी रखे हुए था, जबकि आदमी ने कहा कि सच्चाई यह है कि उसके पास एक ऐसा फैटल फ्लॉ है जिसे पार नहीं किया जा सकता। कोई बिना थके तलवार घुमा रहा था। आदमी रुककर तेज सांसें लेने लगा। ज्यादा दूर नहीं खड़ी एक शिष्या ने कहा कि वो बात की फेंसिंग के बारे में कुछ पूछना चाहती है, और पूछा कि क्या वो पिछली बार की तरह उसे देख सकता है। आदमी ने फिर से अपनी तलवार घुमानी शुरू की और मना कर दिया। लड़की ने ताली बजाते हुए कहा कि वो इसमें सच में काफी अच्छा है। पीछे खड़ी मार्था ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में वो तलवार की ट्रेनिंग में उसके बराबर आ जाएगा, और ये कि उसे सच में युद्ध कला में ट्रेनिंग जीनियस कहा जा सकता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। खुद को बाहों से पकड़ते हुए शिष्या ने कहा कि मना के प्रति उसकी सेंसिटिविटी ऐसे है जैसे सुअर के गले में मोती, और ये अफसोस की बात है कि वो सिर्फ आधा ही टैलेंटेड है। उसने कहा कि वो फेंसिंग का टीचर बनने लायक काबिल है। ये सुनकर बाकी सभी छात्र चुप हो गए। बेंच पर बैठा टीचर भी कुछ नहीं बोला। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और समझ गई कि कहने को किसी के पास कुछ नहीं है, और ये भी तय था क्योंकि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बेवकूफ आदमी औरा को कभी मास्टर नहीं कर पाएगा। 4 महीने बीत जाने के बाद भी उस जवान आदमी के हाथ में लकड़ी की तलवार ही थी। हाथ पीछे बांधे खड़ी सर्वेंट ने समझाया कि रेयॉन की ऑरा मास्टरी की क्षमता न्यूनतम स्तर की है। जब मार्था ने दोबारा पूछा तो आदमी ने रिकॉग्निशन सेरेमनी याद करते हुए कहा कि ये अडॉप्शन से पहले की बात थी, इसलिए शायद उसे पता न हो। उसी सेरेमनी में इस आदमी की मना सेंसिटिविटी सबसे कम पाई गई थी। सर्वेंट ने बाकी शिष्यों के सामने यह भी बताया कि 5 ट्रेनिंग ग्राउंड्स में वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक ऑरा को मास्टर नहीं किया है। ऊपर से जिस कल्टिवेशन टेक्निक के बदले उसने कॉपर टोकन लिया था वो बस एवरेज या थोड़ा सा अबाव एवरेज थी। मौजूदा लिंडन कल्टिवेशन टेक्निक से बस जरा सी बेहतर। मार्था की आंखें फैल गई। उसने कहा कि फिर भी उसने ऑरा को मास्टर नहीं किया। इसका मतलब उसकी मना सेंसिटिविटी सच में सबसे निचले स्तर की है। वो हंसने लगी और बोली कि भले ही उसमें स्वॉर्ड्समैनशिप या हैंड टू हैंड कॉम्बैट की टैलेंट हो, उसकी ऑरा एबिलिटी नगण्य है और इसलिए वो कभी एक पूर्ण वॉरियर नहीं बन पाएगा। मार्था झुककर जोर से हंसने लगी। शिष्या ने सोचा कि वो उसे काउंटर अटैक करने की वजह से अब भी चिढ़ रही है, लेकिन असल में उस पर ध्यान देना ही बेकार है। अचानक उसका ध्यान बगल में गया। वहां रोनान खड़ी थी। दूसरे साल की छात्रा ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा कि क्या वह सच में उससे कुछ कहना चाहती है। उसकी सहेली ने आगे देखते हुए कहा कि वह चली जाए। सामने वाली मुस्कुराई और पूछा कि बस यही है। रोनान ने सिर झुकाकर अपनी बात दोहराई। मार्था ने कहा कि वो वैसे भी चली जाएगी, चाहे उसे निकाला जाए या नहीं। हाथ उठाकर मार्था ने कहा कि अब टॉप लेवल ट्रेनिंग का समय है जिसमें सिर्फ डायरेक्ट लाइन के प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। उसकी सहेली उसे जाते हुए देखती रही। अकादमी के ऊपर ट्वाइलाइट छा चुका था। कोई बेंच पर बैठा था। जवान आदमी ने आंखें बंद कर खुद से पूछा कि क्या आज के लिए यही खत्म करे। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि उसे ये सब अच्छा लग रहा है। पिछले जीवन को याद करते हुए फाइटर ने सोचा कि तब उसने कभी मार्शल आर्ट्स की बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसे बस जिंदा रहने या मारने के तरीके चाहिए थे और आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था, लोगों को मारना। उस जिंदगी में इसके अलावा कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। अपने हाथ को देखते हुए उस आदमी ने महसूस किया कि मार्शल आर्ट्स सीखना दिलचस्प है और इससे वो आगे और विकसित हो सकता है। पास ही मंडराता हुआ स्पिरिट भौहें चढ़ाकर चिल्लाया
कि वो अभी अभी होश में आया है या नहीं, क्योंकि इतनी प्रोवोकेशन के बाद भी वो खंभे की तरह कैसे खड़ा रह सकता है। डीमन ने उड़ते हुए पूछा कि क्या उसने सुना कि उस काले बालों वाली लड़की ने क्या कहा। हीरो ने जवाब दिया कि वो बहुत ज्यादा फोकस था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। असिस्टेंट ने पास रहते हुए कहा कि वो इतना इंडिफरेंट क्यों है, क्योंकि जिसने ऐसी बातें किंग से कही उसे तो तुरंत फ्रीज कर देना चाहिए। जवान आदमी ने याद दिलाया कि वो पहले ही कह चुका है कि अभी लड़ना उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। दरवाजा खोलते हुए रेयोन ने कहा कि मार्था जैसे किसी को वो गोल्डन फायर टेक्निक के बिना भी हरा सकता है। वहां रोनान खड़ी थी, उसके हाथ में एक डिब्बा था। सामने खड़े आदमी ने पूछा कि वो वहां कैसे आ गई। लड़की ने डिब्बे से कुछ निकाला, आदमी ने उसे हाथ में लिया और उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो इसे खा ले। वो सामने खड़ी थी और फिर से खाने को कहा। आंखें बंद करते हुए आदमी ने सोचा कि किलर की जिंदगी ने उसे सिखाया था कि बिना सोचे कुछ खाना ठीक नहीं, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कभी कुछ अजीब नहीं देगी। अचानक उसकी आंखें फैल गई। डीमन हैरानी से बोला कि ये क्या है। उसने अपने पूरे वर्ल्ड में इतना मीठा कभी नहीं चखा था, और शायद ये ठंड की वजह से और भी अच्छा लग रहा है। दरवाजे पर खड़ी रोनान ने पूछा कि क्या उसे पसंद आया। आदमी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। डिब्बा बंद करते हुए लड़की ने बताया कि ये आइसक्रीम बीड है। हीरो ने हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे मंडराता स्पिरिट चाहता था कि जाने से पहले वो एक और दे दे। दरवाजे पर खड़ा आदमी सोच रहा था कि शायद वो उसकी चिंता कर रही है। डिब्बे की भरावट याद करते हुए उस आदमी को समझ आया कि वो एक बच्चे की तरह मीठी चीजें बहुत पसंद करती है, और आकार देखकर लगता था कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 बीज ही रहे होंगे। रोनान ने डिब्बा खोला तो आदमी को एहसास हुआ कि उसने शायद अपने पास बचे आखिरी पैसे उसे दे दिए थे, और इस बारे में उसने काफी देर तक सोचा होगा। मुस्कुराते हुए रेयोन ने कहा कि वो सच में बहुत अच्छी है और इसका बदला वो बाद में जरूर चुकाएगा। पीछे उड़ता स्पिरिट चाहता था कि उसका मालिक उससे फिर कभी ऐसी ही मिठाई मांगे। रेयोन का घर दिखाई दे रहा था और अंदर से उसकी मां की आवाज आ रही थी कि वो इतनी देर तक कहा था और खाना कब से तैयार है। आदमी के हाथ में एक नोट था। जब मेड ने बताया कि ये सेंट्रल मिलिट्री पैलेस को भेजी गई रिपोर्ट है, उसकी ओर देखते हुए आदमी ने पूछा कि क्या वहां से कोई जवाब आया है। उसने कहा कि कुछ खास नहीं। बिस्तर के पास खड़ी स्पाई ने बताया कि पहले जब उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग की रफ्तार असामान्य लग रही थी, तब उसे गहराई से जांचने का आदेश था, लेकिन अब ये देखते हुए कि वो ऑरा को मास्टर नहीं कर पा रहा है, उनकी रुचि कम हो गई है। सोल्जर ने सिर झुकाकर पूछा, मेरी मां के बारे में? लड़की ने नजरें नीचे करते हुए कहा कि उसमें भी अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, और अगर यही चलता रहा तो उसे वापस बुलाया जा सकता है। आदमी उसे देखते हुए जानता था कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा जब उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने जानबूझकर ऑरा अभी तक मास्टर न की हो। रेयोन ने उसे बिना कुछ कहे देखा। मुस्कुराकर उसने पूछा कि क्या वो ऐसा सोचती है। ये सुनते ही उसकी आंखें फैल गई और उसने तुरंत इनकार करते हुए माफी मांगी। बिस्तर पर बैठा हीरो बोला कि उसने अच्छा काम किया है और अब वो जा सकती है। पास प्रकट हुए स्पिरिट ने कहा कि अगर कोई सुन ले तो उसे लगेगा कि वे जानबूझकर अपनी एबिलिटीज छुपा रहे हैं। मालिक ने जवाब दिया कि हालात और माहौल का इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। डीमन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि ये बात कोई ऐसा पैथेटिक आदमी ही कह सकता है जिसे ऑरा मास्टर करने में इतनी दिक्कत हो रही हो, और एक किंग के लिए ये सोचना भी मुश्किल है। आदमी ने मान लिया कि वो वाकई पैथेटिक है और बोला कि अब उसे मॉर्निंग ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। फाइटर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ तो एंगर ने कहा कि ये बहुत क्रूर है, लेकिन आदमी ने समझाया कि ऐसी ट्रेनिंग से ऑरा बनाना उसके लिए आसान होगा। तभी उसकी आंखें फैल गई। उसका टीचर लकड़ी के ठूंठ पर बैठा था। हीरो ने उसे आवाज दी। कोच ने सिर घुमाकर पूछा कि क्या उसने अच्छी नींद ली। सामने खड़े आदमी ने पूछा कि वो उनके घर के पिछवाड़े क्यों है। जवाब में कहा गया कि वो उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया लेसन सिखाने आया है। इतना कहते ही आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिमा मुस्कुराते हुए बोला कि उन्हें यह पता लगाना है कि उसका एट्रीब्यूट क्या है। हाथ उठाकर वो आगे बढ़ा। रेयो ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि एट्रीब्यूट जानने के लिए पहाड़ क्यों चढ़ना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए रिम ने कहा कि उसे बस थोड़ा इंतजार करना है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। पीछे देखते हुए रेयोन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह पर कैसी ट्रेनिंग हो सकती है। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा। भौहें उठाते हुए एल्फ ने याद किया कि उसने कैसे अपनी परसेप्शन की सीमा बढ़ाई थी और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक को परखा था। आगे देखते हुए कोच समझ गया कि ये सामान्य टेक्निक से बिल्कुल अलग स्तर की है। रेयोन ने सिर सीधा रखा। मेंटो ने महसूस किया कि उस पल उसकी ऑरा किसी तेज आग या पिघले हुए मैग्मा जैसी लग रही थी। हैरानी के साथ उसने देखा कि उसकी टीचिंग्स मना सर्किट से ऑरा को बाहर नहीं निकाल रही थी, बल्कि उसे आग के साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। खुली किताब को देखते हुए रिमस सोचने लगा कि अगर उसका शिष्य इस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर ले तो क्या होगा। एल्फ के चेहरे पर उत्साह आ गया। पसीने से भीगा आदमी एक पेड़ से टेक लगाए खड़ा था। तभी उसने सुना, इतना काफी है। चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। रेयो ने पूछा कि वे जंगल के बिल्कुल बीच में क्यों आए हैं। टीचर ने हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल हवा की एक धार रेयोन से टकराई। आंखें फैलाए हुए उसने सुना
कि वे यहाँ हवा का इस्तेमाल करके ऐसी स्वॉर्ड बनाने आए हैं जो अपने मास्टर की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सके। सामने देखते हुए कोच ने छात्र से पूछा कि वो अभी क्या महसूस कर रहा है। कुछ न कहते हुए खड़ा मेंटर बोला कि ये वही हवा है जिसने उसे चुना है। रेयॉन ने अपनी हथेली को देखा। नीचे देखते हुए रिम ने हैरानी जताई कि इतना सब होने के बाद भी एक 13 साल का लड़का डरा क्यों नहीं। अपनी जांग पर हाथ रखते हुए उसने समझाया कि उसका शिष्य उसकी तरह जम से हवा को महसूस नहीं कर पाया था और ऊपर से उसकी मना सर्किट में ठंड भी जमी हुई थी। पत्तों की ओर देखते हुए एल्फ ने बताया कि हवा की कई किस्में होती हैं, जिनमें गर्म, ठंडी और चुभने वाली हवा शामिल है। आसमान की ओर नजर उठाकर टीचर ने कहा कि वो हवा की ऐसी स्वॉर्ड बनाना चाहता था जो हर चीज को काट सके। अपनी हथेली को घूरते हुए कोच ने जोड़ा कि वह ये हासिल कर चुका है। सिर झुकाए रेयॉन ने सुना कि उसे भी कुछ ऐसा ही ढूंढना होगा। अपनी हथेली की ओर देखते हुए उसे बताया गया कि उसे उस आग की छवि के बारे में सोचना चाहिए जिसे वो पाना चाहता है। वही खड़े खड़े रेयॉन ने आपत्ति की, क्योंकि उत्तर में रहते हुए बिना पूरा पहाड़ जलाए सामान्य आग देखना मुश्किल था। रिम ने पीछे देखा। कुर्सी पर बैठते हुए आदमी ने कहा कि इस काम के लिए एक उपयुक्त जगह है। दरवाजे के भीतर जाते हुए एल्फ ने कमरे के मालिक को बताया कि वो आ गया है। पसीने से ढका आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी जगह है। छाती पर बाहें मोड़ते हुए टीचर ने समझाया कि ये वो जगह है जहां पूरे उत्तर में सबसे गर्म और सबसे उग्र आग महसूस की जा सकती है। घर के भीतर से आवाज आई कि उनके सामने चारकोल बर्नर की भट्टी है। सिर घुमाते हुए बूढ़े आदमी ने अपने परिचित से पूछा कि इस बार वो किसे लेकर आया है। आगे देखते हुए रिम ने कहा कि हाउस हेड के पोते से इतनी रूखाई से बात करना ठीक नहीं है। हैरान सा चेहरा बनाते हुए आदमी ने जवाब दिया कि उसे तभी परवाह होगी जब हेड ऑफ द हाउस खुद यहाँ आए। स्थिर खड़ा रेयॉन जानता था कि ये वो आग नहीं है जिसे वह जानता था। जलती लकड़ियों को देखते हुए उसे समझ आया कि ये इंसान के हाथों से बनाई गई आग है। जादूगर की कल्पना करते हुए रेयॉन ने जाना कि ये फायर मैजिक है। आंखें फैलाए हुए उसने महसूस किया कि इस भट्टी की आग पूरी तरह अलग है। ये आग अपनी गर्मी और रूप दोनों में विशिष्ट थी। हाथ आगे बढ़ाते हुए युवक ने तय किया कि यही उस आग की छवि है जिसे वो पाना चाहता है। लड़के ने मुट्ठी भींच ली। पीछे देखते हुए रेयॉन ने सोचा कि किसी ने आग को कम कर दिया है। भौहें उठाते हुए उसने सुना कि फौज के मालिक ने अपना नाम बताया। मेज पर बैठे ब्लैकस्मिथ ने कहा कि अगर उन्हें शिष्टाचार चाहिए तो कहीं और जाए। रेयॉन के चेहरे पर हैरानी आ गई, क्योंकि उसे याद आया कि ये नाम उसने कहीं सुना था। वॉकैन को देखते हुए आदमी ने सोचा कि ये वही है जिसे पूरे महाद्वीप में वर्ल्ड फेमस मास्टर कहा जाता है। ग्लोन का चेहरा याद करते हुए युवक को पता था कि उसकी स्वॉर्ड इसी मास्टर द्वारा बनाई गई बताई जाती है, लेकिन पिछले 30 सालों से उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को यहाँ देखकर वो सोच भी नहीं सकता था। झुककर लड़के ने वर्कशॉप के मालिक से अपना परिचय दिया। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या एल्फ ने उसे बताया कि वो कौन है। आंखें बंद करते हुए लेमरे ने बताया कि वो ज़ीगार्ड परिवार का सेवानिवृत्त मास्टर है। अंगीठी में कोयले को हिलाते हुए उसने सुना कि वो 50 साल से यहाँ आग जला रहा है। मुट्ठी भींचते हुए कारीगर ने कहा कि ये जगह एक फौज भी है। नजर झुकाए मास्टर ने सुना कि ये जगह ज्यादा दिखावटी नहीं है, जो एक यंग मास्टर के लिए ठीक है, क्योंकि कल्टीवेशन टेक्निक को पूरी तरह मास्टर करने से पहले उसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखना चाहिए। आंखें खोलते हुए बूढ़े आदमी ने सुना कि ये लड़का सिल्विया का बेटा है। ब्लैकस्मिथ ने पीछे मुड़कर देखा। छाती पर हाथ रखते हुए रेयॉन ने वादा किया कि वो अपनी मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं करेगा, उसे बस आग को महसूस करने का मौका चाहिए। वॉकन ने भौहें उठाते हुए दूर देखा। रेयॉन ने सुना कि इस जगह का मालिक गोल्डन चारकोल बनाता है, जो व्हाइट या ब्लैक कोल से कहीं ज्यादा गर्मी देता है। जले हुए पेड़ की ओर देखते हुए बूढ़े आदमी ने जोड़ा कि उसने इसी वजह से इस जगह पर 10 साल बिताए हैं। बिना पीछे मुड़े वॉकन ने सहमति दी कि अगर रेयॉन दखल नहीं देगा तो उसे वर्कशॉप में रहने की जगह मिल सकती है। गाइड खुशी से चमक उठा। बंद दरवाजों के पीछे से धन्यवाद के शब्द सुनाई दिए। सिर झुकाते हुए एल्फ ने हैरानी जताई कि उसका साथी इतनी जल्दी कैसे मान गया। ब्लैकस्मिथ के कंधे पर हाथ रखते हुए रिम ने वादा किया कि अगर मास्टर ने रेयॉन का अच्छे से ख्याल रखा तो उसे बढ़िया शराब पिलाई जाएगी। आंखें खोलते हुए टीचर ये सुनकर चौंक गया कि उसका साथी उसकी वजह से नहीं माना। भट्टी के सामने खड़े रेयॉन को देखते हुए वॉकन ने बताया कि जैसे ही बच्चा पास आया, आग इतनी तेज भड़की कि अचानक बढ़ी गर्मी से कोयला तक तुरंत खराब हो गया। रेयॉन सामने की ओर देख रहा था, जबकि ब्लैकस्मिथ उसकी सांसों में छिपी उस असाधारण शक्ति के बारे में बात कर रहा था जो आग को तक हिला सकती थी। नजर झुकाते हुए मास्टर ने अनुमान लगाया कि यही वो आदमी था जिससे वो बहुत समय से मिलने का सपना देख रहा था। रेयॉन जमीन पर बैठ गया। स्थिर बैठे हुए आदमी को याद आया कि वो पिछले 7 महीनों से इस कोयले की भट्टी के पास आता रहा है और इसका मालिक गोल्डन फायर की उस ऊर्जा को जगा रहा था जिसे वो खुद अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया था। आग के गोले को देखते हुए युवक ने समझा कि भले ही लोग फायर एट्रीब्यूट को खतरनाक और विनाशकारी मानते हों, लेकिन जब इसकी ऊर्जा को सही तरह से साधा जाए तो ये सभी तत्वों में सबसे स्थिर होता है। तेज लपटों के सामने खड़ा होकर युवक जानता था कि इस जगह पर केवल आग ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली गोल्डन फायर भी जाग रही है। नजर घुमाते हुए रिम ने सलाह दी कि उसे उस आग की छवि के बारे में सोचना चाहिए
जिसे वो पाना चाहता है। आंखें फैलाए हुए लड़के ने समझ लिया कि यही वो आग है जिसकी उसे जरूरत थी। डिरस का चेहरा उसके दिमाग में उभरा और रेयॉन ने तय किया कि अब जो शक्ति उसने पाई है उससे वो डिरस को हरा सकता है। वो एक अंधेरी जगह में खड़ा था। सिल्विया ने अपना हाथ सीने पर रखा और रेयॉन ने सोचा कि वो अपनी क्षमताओं के बल पर उसे फिर से स्ट्रेट ब्रांच में लौटाएगा। तेज रोशनी के स्रोत की ओर उड़ते हुए आदमी को एहसास हुआ कि उसके लक्ष्य अंधेरे में चलने जैसे हैं और उसे अपने रास्ते को रोशन करने के लिए एक मशाल चाहिए। एक तेज चमक ने युवक के चेहरे को रोशन कर दिया। गोल्डन फायर से मुंह मोड़ते हुए वो पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि यही वो फ्लेम है जिसे उसने चुना है। घुटनों पर हाथ रखते हुए लड़के ने महसूस किया कि उसका शरीर अब सामान्य से कहीं ज्यादा तीव्र फायर एनर्जी ग्रहण कर रहा है। पसीने से ढका हुआ रेयॉन महसूस कर रहा था कि भट्ठी की गर्मी और आसपास की पूरी जगह की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसलिए उसे पूरी तरह इस आग को महसूस करने के लिए एकाग्र होना पड़ा। बाहें फैलाते हुए रेयॉन ने समझा कि ये एक ट्रांस स्टेट है जिसमें दिमाग की मानसिक छवियां सीधे आंखों के सामने उभरने लगती है। अपनी हथेली को देखते हुए उसने सोचा कि उसे और ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी मुस्कुराते हुए इविल स्पिरिट ने कहा कि अब उसकी बारी है। हवा में उड़ते हुए युवक ने गोस्ट ऑफ एंगर की बातें सुनी कि जब बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर होगा वो उसे हमेशा के लिए जमा देगा। रेयॉन ने दांत भींच लिए। गुस्से से भरा उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो इस बात से चिढ़ गया कि ये सब ठीक इसी समय हो रहा है। सिस्टम स्क्रीन के सामने बैठे हुए लड़के को याद आया कि कुछ समय से उसका अपोनेंट काफी शांत था और इसी वजह से वो पूरी तरह भूल गया था कि वे एक ही पक्ष में नहीं है। अपने एनिमी की मुस्कान को देखकर रेयॉन समझ गया कि ये एक डीमन है जो बस उसकी जान लेने के मौके का इंतजार कर रहा था। तेज रोशनी के आकारहीन बादल को देखते हुए रेयॉन जानता था कि ये कोई और नहीं बल्कि किंग ऑफ द डीमन वर्ल्ड है। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा हो और सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा हो। अगर वो इस समय थोड़ा भी हिला तो उसकी मौत तय थी। भौहों के नीचे से देखते हुए डिसाइपल ने तय किया कि उसे पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी ऑरा को समेटना होगा। सिर झुकाते हुए युवक ने समझा कि जिंदा रहने के लिए उसे हर संभव विकल्प के बारे में सोचना होगा। आंखें भारी होती जा रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। ऊपर से अपने शिकार को देखते हुए इविल स्पिरिट ने कहा कि किसी भी तरह जीवित रहने की चाह उसे आंसू तक ले आई है, लेकिन वह चाहे जो कर ले बच नहीं सकता। जब रेयॉन की आंखें बंद होने लगी तो उसने सुना कि बहुत जल्द उसकी आत्मा और शरीर अब उसके नहीं रहेंगे। हवा में स्थिर रहते हुए उसने शब्द सुनी कि इस जीवन में उसके सारे प्रयास व्यर्थ है और वो एक बूढ़े आदमी से अलग नहीं है जो हर दिन बस अपनी भट्ठी जलाता रहता है। नीचे देखते हुए रेयॉन को एहसास हुआ कि उसके अपोनेंट ने अनजाने में उसे एक संकेत दे दिया था। स्थिति को पलटते हुए युवक ने तय किया कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर उसने ये कोशिश नहीं की तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। आग के पास बैठे हुए उसने सोचा कि उसे इस भट्ठी की गर्मी से गर्म हुए नेचुरल मना को नहीं बल्कि ब्रेसियर के अंदर मौजूद मना को आत्मसात करना चाहिए। लपटों को देखते हुए युवक ने उस सबसे गर्म आग को जलाने की इच्छा की जो इस दुनिया की हर चीज को भस्म कर सके। बाहें फैलाकर लड़के ने कहा कि वो इस एट्रीब्यूट को स्वीकार करता है। आंखें फैलाए हुए विलन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपोनेंट क्या कर रहा है। रेयॉन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि ये डेथ थ्रोज है। सुनहरी कोयले फावड़े पर सुलग रहे थे। बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा था। कुछ पल बाद ब्लैकस्मिथ ने आंखें खोली। मास्टर लपटों से पीछे हट गया। जमीन पर गिरते हुए वॉक्के ने कहा कि उसने इतनी शक्तिशाली आग पहले कभी नहीं देखी। सिर घुमाते हुए उसने सोचा कि भट्ठी के साथ कुछ हुआ है। पीछे देखते हुए कारीगर ने समझा कि ये उसके मेहमान की वजह से है। कांपते हुए बच्चे को देखते हुए बूढ़ा आदमी ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भयानक गर्मी के बीच भी उसके शरीर में ठंड कैसे बनी हुई है। ना हाथ उठाते हुए वर्कशॉप के मालिक ने पूछा कि क्या वो ठीक है। उंगली से इशारा करते हुए ब्लैकस्मिथ ने उससे कम कुछ तो जवाब देने को कहा। उसी पल एल्फ ने अप्रेंटिस को अपने शरीर से ढक लिया। मेंटो ने अपने दोस्त से कहा कि उसे मत छूना क्योंकि इस समय उसे शांति चाहिए। मुट्ठी भींचते हुए मास्टर ने कहा कि ये आदमी मर भी सकता है। इसके जवाब में कहा गया कि रेयॉन इस समय ट्रांस में है, इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर उसे जरा भी बाधित किया गया तो वो खून की खांसी खांसते हुए पसीने में डूबकर मर सकता है। रिमन ने जोड़ा कि इस हालत में उसे छूना तक बेहद खतरनाक है। भौहें सिकोड़ते हुए टर्नर ने मन ही मन दुआ की कि उसका डिसाइपल इस तरह मरे नहीं। रेयॉन के चारों ओर लपटें जल रही थी। चारों हाथ पैरों के बल झुके हुए रेयॉन ने एनिमी की चीखें सुनी जो कह रहा था कि अब रुक जाओ क्योंकि कोई उम्मीद नहीं बची है। भौहों के नीचे से देखते हुए आदमी ने जवाब दिया कि उसका पिछला जीवन जिसमें वो बिना कुछ किए ही मर गया था उसके लिए काफी था। सिर झुकाते हुए युवक को याद आया कि उसका पिछला जीवन कितना तुच्छ था क्योंकि वो मरते समय तक आंखें भी बंद नहीं कर पाया था। फायरस्टोन की ओर हाथ बढ़ाते हुए युवक ने तय किया कि वो इस जीवन में ऐसा दोबारा होने नहीं देगा। थर्मामीटर कितनी तेजी से ऊपर गया है ये देखकर बूढ़े आदमी ने महसूस किया कि गर्मी हद से ज्यादा हो चुकी है। भौहें चढ़ाते हुए ब्लैकस्मिथ ने कहा कि फर्नेस अचानक बढ़ी हुई फायर पावर को सहन नहीं कर पाएगा। मुट्ठी कसते हुए एल्फ ने देखा
कि फर्नेस का मना एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। पसीने से भीगे हुए मेंटो ने समझ लिया कि उसका स्टूडेंट इस मना को एब्जॉर्ब कर रहा है। मुंह फैलाकर रेयॉन चीख पड़ा। डरे हुए चेहरे के साथ डीमन किंग ने सभी जीवित चीजों को कोसा। रेयॉन ने गोल्डन फायर को पकड़ लिया। शून्य में लपटें कांपने लगी। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। गर्मी की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। एक न्यूक्लियर मशरूम छत को चीरता हुआ ऊपर उठ गया। अपने हाथ से खुद को ढकते हुए रिम ने उसे जवाब देने को कहा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। रेयॉन के चारों ओर चिंगारियां उड़ रही थी। रोशनी की किरणों में खड़े युवक को देखते हुए रिम ने भी समझ लिया कि ये गोल्डन फ्लेम है। अपनी हथेलियों को देखते हुए रेयॉन ने महसूस किया कि उसने गोल्डन फायर कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। उसी समय रेयॉन हाथों में एक प्लांट बद दिखाई दी और यह साफ था कि रॉथ से मिले शक्तिशाली कोल्ड की वजह से पियर्सिंग कोल्ड नाम की एबिलिटी सेकंड लेवल तक पहुंच चुकी थी। एक आर्टिफैक्ट भी उसके हाथों में प्रकट हुआ। मुस्कुराते हुए रेयॉन ने कहा कि किसने सोचा था कि फेलियर इतनी बड़ी ब्लेसिंग बन जाएगी। उसने जोड़ा कि अब वो एक ही पल में ब्लॉसम कर सकता है और उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद सब कुछ ऐसा हो जाएगा। युवक ने सिस्टम विंडो की ओर देखा। सिस्टम से आया मैसेज देखकर उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। युवक ने पूछा कि क्या यह सपना है, क्योंकि रिवॉर्ड अविश्वसनीय था। उसने सोचा कि शायद रॉथ की इंटरफ्रेंस की वजह से वो एक ही बार में उस लेवल पर पहुंच गया जिसके लिए आमतौर पर कई सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती। उलझे हुए चेहरे के साथ मॉन्स्टर ने कहा कि ये एक कर्ज है। सिर घुमाते हुए डीमन ने पूछा कि वो आखिर है कौन, ये जोड़ते हुए कि उसकी विल पावर पहले ही अपनी सीमा पर है। वो सोचने लगा कि इतनी हालत में वो जीत कैसे पाया। मुस्कुराते हुए आदमी ने कहा कि उसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे ट्रिक्स उस पर काम नहीं करेंगे और चाहे वो कुछ भी करे सब बेकार है। मुड़ते हुए रेयॉन ने कहा कि भले ही उसने ऐसा कहा हो, लेकिन इस बार वो लगभग मर ही गया था, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। आज वो इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। उसने सोचा कि भले ही वे कुछ समय के लिए दोस्त बने हों, रॉथ अब भी उसका एनिमी है। रॉथ को उसके सीक्रेट्स और वीकनेसेस कभी पता नहीं चलने चाहिए। मॉन्स्टर ने गुस्से से चेहरा बना लिया। अचानक किसी की आवाज रेयॉन कानों तक पहुंची कि क्या वो ठीक है। बगल की ओर देखते हुए रेयॉन ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद आदमी ने पूछा कि उसने ऑरा कैसे बनाई। मुस्कुराते हुए युवक ने सकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि यह सब केवल उसकी वजह से हुआ। पत्थरों की ओर देखते हुए युवक ने माफी मांगी और कहा कि उसकी वजह से स्टोव टूट गया। आंखें बंद करते हुए आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी यह है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। यह काफी है। सिर घुमाते हुए उसने कहा कि स्टोव फिर से बनाया जा सकता है। हाथ गिराते हुए किलर ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। इसके जवाब में आदमी ने कुछ अनुमान लगाया। उसके हाथ में एक फावड़ा था और उस पर रखी चीजें साफ बता रही थी कि वो गोल्डन चारकोल है। कोल दिखाई दिया। जेंटलमैन के चेहरे पर उदासी थी। वही दूसरी ओर सामने वाले ने पूछा कि क्या वो फिर से अपना गोल्डन चारकोल बनाना चाहता है। उसने जोड़ा कि इतने सालों से वो वही करने की कोशिश कर रहा था जो सिर्फ लेजेंड्स में होता है। उसने पूछा कि आखिर वो किस जादू के वश में था, क्या उसने हार नहीं मान ली थी। ये कहते हुए उसने इशारा किया कि अगर वो ऐसी चीजों पर विश्वास करता है तो शायद उसका दिल अब खाली हो चुका है। आविष्कार की ओर देखते हुए आदमी ने कहा कि ये एक अजीब विडंबना है। हाथ में फावड़ा पकड़े हुए उसने कहा कि ये सच में गोल्डन चारकोल हो सकता है। उसने आगे जोड़ा कि ये व्हाइट चारकोल से ज्यादा गर्मी देता है और ब्लैक कोल से कहीं ज्यादा देर तक जलता है। कई दशकों से जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहा था, वही गोल्डन चारकोल आखिरकार उसके सामने था और ये सब सामने खड़े आदमी की वजह से हुआ था, इसलिए उसने उसे धन्यवाद दिया। दोनों हथेलियां आगे करते हुए रेयॉन ने जवाब दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया। आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा कि हर बार जब रेयॉन मना कल्टिवेट करता था, फर्नेस की लपटें हिलने लगती थी। उसकी सांसें ही आग को जीवन देती थी और उसी आग की गर्मी इस पूरी वर्कशॉप के हर कोने तक फैल जाती थी। रेयॉन सामने की ओर देखता रहा। मुड़ते हुए उस आदमी ने कहा कि भले ही वो पूरी जिंदगी सिर्फ हथौड़ा पकड़ने वाला एक अज्ञानी रहा हो, फिर भी वो जानता है कि वहां क्या हुआ था। ये पूरी तरह रेयॉन ही था। इसी वजह से वह उससे कुछ पूछना चाहता था। उसने सीधा सवाल किया कि उसका उद्देश्य क्या है। रेयॉन ने निगाहें झुकाते हुए वही सवाल दोहराया। इसके बाद उस आदमी ने पूछा कि वो किस तरह का स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। उसी पल रेयॉन साय में एक आकृति उभरी। युवक ने हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा कि वो ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनेगा जो किसी भी हाल में किसी के सामने नहीं झुकेगा। यही वो स्वॉर्ड्समैन है जिसे वो बनना चाहता है। आदमी ने सिर उठाते हुए कहा कि ये शब्द किसी ऐसे बच्चे के नहीं लगते जो बिना सोचे समझे बोल रहा हो। फिर उसने एक घुटना जमीन पर टेक दिया और कहा कि अगले 5 सालों में रेयॉन अपनी पर्सनल स्वॉर्ड पाने के काबिल हो जाएगा। अगर उस समय भी उसका दिल नहीं झुका तो उसे फिर से उसके पास आना चाहिए। उसने साफ किया कि तब तक वो मटेरियल अपने पास संभाल कर रखेगा। गोल्डन चारकोल को देखते हुए रेयॉन चेहरे पर हैरानी थी। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है और एक तलवार उसके लिए क्या करेगी, क्योंकि उसने सुना था कि मास्टर ने रिजाइन कर दिया है। इसके जवाब में मास्टर ने कहा कि रेजिग्नेशन को वापस लिया जा सकता है। हाथ लहराते हुए उसने कहा कि रेयॉन उस दिन तक मरेगा नहीं। पहाड़ पर एक विशाल आकृति उभरी। कमर पर हाथ रखते हुए
आदमी ने कहा कि वो लगातार सोचता रहा कि ये सब कैसे खत्म होगा, और अब ये साफ था कि रेयॉन ने आखिरकार ऑरा बना ली है। मुस्कुराते हुए वर्चू ने कहा कि ये लड़का सच में लोगों को डराने की क्षमता रखता है। बिना चेहरा दिखाए सामने वाले ने पूछा कि क्या ये सच नहीं है। एक सिर प्रकट हुआ और हंसते हुए उसने कहा कि वो अपने पोते को लेकर इतना चिंतित था कि हर दिन यहां आता रहा। उसने जोड़ा कि अब उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। इसके जवाब में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाहें मोड़ते हुए आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद फर्नेस की गर्मी एब्जॉर्ब करने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब रेयॉन्स मना की मात्रा और उसकी प्योरिटी मजाक नहीं रह गई थी। उसने ऑरा बनते ही उसका इस्तेमाल भी कर लिया था। उसने माना कि रेयॉन्स टैलेंट वाकई हैरान करने वाला है। गंभीर चेहरे के साथ मास्टर ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है। जो शैकल्स उसके पोते के लिए बने थे उन्हें भी उसने अपनी ताकत में बदल लिया। आदमी मुस्कुराया और अपनी हथेली को देखा। उसी समय 5वां ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाई दिया। हाथ में एक बॉक्स पकड़े लड़की ने पूछा कि उसका दोस्त कब आएगा। कुछ लोग दिखाई दिए और यह साफ हो गया कि 7 महीनों में रेयॉन ऑरा बनाने में नाकाम रहा था। इसलिए अब तक जो कुछ भी उसने दिखाया था वो बस एक सोप बबल जैसा था, और बेस्ट डिसाइपल का स्थान मास्टर या मिस्ट्रेस को मिलना ज्यादा सही होता। लड़की ने बॉक्स को देखते हुए सोचा कि वो उसकी मदद करना चाहती है। उसकी मां ने भी कहा था कि जिस किसी से उपकार मिले उसका बदला लौटाना चाहिए। मार्था के चेहरे पर उदासी थी। तभी अचानक उसकी आंखें फैल गई। रेयॉन गेट से बाहर आ रहा था। उसके कदम दिखाई दिए। नजर फेरते हुए रेयॉन ने कहा कि उसने पहले ही कहा था कि वो सफल नहीं होगा, तो फिर उसे क्यों कोशिश जारी रखनी चाहिए। इसके जवाब में डीमन ने उसे घमंडी न बनने का आदेश दिया। हैरान चेहरे के साथ रेयॉन ने कहा कि उसे और मेहनत करनी चाहिए। अपनी दोस्त की ओर देखते हुए आदमी ने उसे नाम लेकर पुकारा। लड़की सामने की ओर देखने लगी। अचानक बॉक्स के अंदर ट्रीट्स दिखाई दी। बॉक्स खोलते हुए लड़की ने अपने दोस्त को और ताकत की शुभकामनाएं दी। मार्था हैरान रह गई। हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए युवक ने पूछा कि क्या यह भी पिछली बार वाली आइसक्रीम जैसी है। भौएं उठाते हुए लड़की ने महसूस किया कि ठंडी खुशबू और हवा अब और भी ज्यादा गहरी और सुखद हो गई है। आदमी के हाथ में तोहफा था। बिना चेहरा दिखाए रेयॉन ने कहा कि वो इसे खुशी से खाएगा। नजर झुकाते हुए मॉन्स्टर ने स्वाद के बारे में सोचा और कहा कि भले ही उसने बहुत समय से ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, फिर भी ये उतना ही शानदार है, और उसने बाकी भी जल्दी खाने को कहा। सिर घुमाते हुए रेयॉन ने सोचा कि वो जानता है कि ये डेजर्ट लड़की खुद बहुत पसंद करती है और अब वो वही उसे दे रही है, इसलिए उसे चुपचाप बैठना चाहिए और बच्चे जैसा व्यवहार बंद करना चाहिए। बॉक्स बंद करते हुए युवक ने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट था और उसने दोस्त को धन्यवाद दिया। इसके जवाब में लड़की ने पूछा कि क्या उसे और चाहिए। मुस्कुराते हुए आदमी ने मना कर दिया और कहा कि उसके लिए एक ही काफी है। हाथ में बॉक्स पकड़े हुए लड़की ने पूछा कि क्या इससे उसे ताकत मिली। रेयॉन्स चेहरे पर हैरानी दिखी। गहरी सांस छोड़ते हुए रेयॉन ने कहा कि सच में इससे उसे ताकत मिली है। ये सुनते ही लड़की के चेहरे पर हल्की लाली आ गई और वो मुस्कुरा उठी। आदमी वहां से आगे बढ़ गया। रेयॉन मुस्कुराया और सोचा कि उसे समझना वाकई बहुत मुश्किल है। एक कदम आगे आया। हाथ कमर पर रखते हुए आदमी ने कहा कि शायद सिर्फ ट्रेनिंग करते करते सब ऊब चुके होंगे। उसने आगे जोड़ा कि 1 महीने बाद वो कुछ खास करने वाला है। पिछले 7 महीनों से वे लगातार बेस पर काम कर रहे थे और कल्टिवेट कर रहे थे, इसलिए अब डैंशन को भी गर्म करना शुरू करने का समय आ गया था। बिना चेहरा दिखाए डिसाइपल ने सहमति में जवाब दिया। इसके बाद एक और आदमी ने पूछा कि अचानक ऐसे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। लीडर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिससे साफ हो गया कि 1 महीने बाद वे एक कंपटीशन कराने वाले हैं। आदमी ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा कि इसमें जीत या हार उनकी ट्रेनिंग की कंप्लीशन और रेटिंग दोनों को प्रभावित करेगी, इसलिए सबको अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। तभी एक हाथ उठा और ध्यान मांगा गया। सामने देखते हुए डिसाइपल ने कहा कि अभी भी उनमें से एक ऐसा है जिसने ऑरा नहीं बनाई है, तो ऐसे पीछे रह जाने वाले डिसाइपल का क्या होगा। लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। आंखें बंद करते हुए हेड ने कहा कि किस्मत से उसी आदमी ने बताया है कि उसने आखिरकार ऑरा बना ली है। यह सुनकर लड़की हैरान हो गई और उसने पूछा कि यह कैसे हुआ और कब हुआ, क्या आज या कल। आदमी ने चेहरा नहीं दिखाया। मुस्कुराते हुए लड़की ने कहा कि आखिरकार उसे मौका मिल गया और उसने इतना इंतजार किया कि वो ऊब ही गई थी। युवक सामने की ओर देखने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, लड़की ने पूछा कि क्या उसे याद है उसने पहले क्या कहा था, कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उससे कमजोर कोई उसके ऊपर खड़ा हो। आगे देखते हुए डिसाइपल ने कहा कि उसे लगता है उसने काफी सहन कर लिया है और ये जगह उसके लिए शुरू से ही आसान नहीं थी, क्योंकि वो उसके लिए बनी ही नहीं थी। मुस्कान दिखाते हुए सामने वाली ने साफ कर दिया कि इस बार वो इसे पूरी तरह खत्म कर देगी। तभी अचानक एक हाथ आगे आया। साइड में देखते हुए युवक ने लड़की को हटने का आदेश दिया और कहा कि ऑरा बनाए हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है और वो अभी से उससे लड़ना चाहती है। उसने पूछा कि क्या स्वॉर्ड्समैन का ऑनर उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। सामने वाली के चेहरे पर हॉस्टिलिटी आ गई। उसने प्रतिद्वंदी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि वह जो परिवार का एक कीमती सदस्य बनकर बड़ा हुआ है, ऑनर का मतलब जानता है, लेकिन ऑनर सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता है जो इसके काबिल हो। भौहें सिकोड़ते हुए
युवक ने उसका नाम लिया। उंगली दिखाते हुए लड़की ने कहा कि पीछे खड़े लोग भी 1 महीने से कम समय में ऑरा बना चुके थे, जबकि बेस्ट डिसाइपल को इसमें आधे साल से ज्यादा लग गए। आसपास के लोग बातें करने लगे कि टॉप 7th लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक के साथ तो इतना समय काफी होना चाहिए था। क्या ये इस बात का सबूत नहीं था कि उसमें काबिलियत ही नहीं थी? आखिरकार उसने रिकॉग्निशन सेरेमनी भी सबके साथ दी थी, तो उसे सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। आदमी की तलवार टूटी हुई थी और साफ था कि जो स्वॉर्ड्समैन ऑरा ही न बना सके वो कभी अपना नाम रोशन नहीं कर सकता। चाहे तलवार चलाने में वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका कोई मतलब नहीं था। सिर घुमाते हुए लड़की ने पूछा कि क्या रिम ने अचानक कंपटीशन इसी वजह से नहीं रखा ताकि बेस्ट स्टूडेंट को बदला जा सके? कंधे उचकाते हुए आदमी ने कहा, कौन जाने। रेयॉन्स चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। प्रतिद्वंद्वी ने कहा कि उसकी काबिलियत के हिसाब से वो जगह उसने बहुत ज्यादा समय तक पकड़े रखी और अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। कमर पर हाथ रखते हुए लड़की ने कहा कि जैसे उसने कहा था, बेस्ट स्टूडेंट की जगह उसी को मिलनी चाहिए जो कंपटीशन जीते। हैरान चेहरे के साथ उसने सुना कि रेयॉन ये नहीं चाहता। गंभीर लहजे में रेयॉन ने पूछा कि क्या वो सच में सोचती है कि बिना किसी कीमत के जुआ खेला जा सकता है? अगर वो उससे बेस्ट स्टूडेंट की जगह दाव पर लगाने को कह रही है तो उसे भी बराबर की शर्त रखनी होगी। मुस्कुराते हुए सामने वाली ने कहा कि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हालात किस दिशा में जा रहे हैं, और पूछा कि क्या वो इतना संकीर्ण सोच वाला है क्योंकि अभी कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। इसके जवाब में रेयॉन ने पूछा कि क्या वो डर गई है। एक आंख दिखाई दी। आदमी मुस्कुराया। खुद की ओर इशारा करते हुए लड़की ने पूछा कि उसने उससे क्या कहा। हंसते हुए उसने कहा कि ये बहुत मजेदार है। जेब में हाथ डालते हुए लड़की ने कहा कि वो आखिरी उकसावे को स्वीकार करती है, और ये भी जोड़ा कि वो सिर्फ शब्दों में शर्त नहीं लगाना चाहती। उसके पिता द्वारा दिया गया कैलेमिटी ऑर्ब, जो शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करता है, सामने आया। बॉक्स दिखाते हुए प्रतिद्वंद्वी ने कहा कि अगर वो कंपटीशन जीतता है तो वो इसे उसे दे देगी, और फिर उसने शर्तों के बारे में पूछा। चेहरा दिखाए बिना आदमी ने सोचा कि क्या रॉथ को याद है कि उसने कहा था वो उसे इससे भी ज्यादा दिलचस्प स्पेक्टिकल दिखाएगा। जवाब में मॉन्स्टर ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। थोड़ी देर बाद आदमी ने कहा कि उसने आखिरकार ऐसी चीज ढूंढ ली है जिसे वह अपने राइवल से छीन सकता है। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि यही वो पल है। फर्श पर तलवारें पड़ी थी और साफ था कि 1 महीना बीत चुका है। एक कैलेंडर सामने आया। भौहें सिकोड़ते हुए लड़की ने कहा कि अब वो आखिरकार रेयॉन से बदला चुका पाएगी। जमीन पर गिरते हुए उसने सोचा कि यहां आने से पहले उसे कभी अपने साथियों से हार नहीं मिली थी, यहां तक कि तब भी नहीं जब वो पिछवाड़े में रहती थी। उसने माना कि यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह मारा था। आगे देखते हुए लड़की ने कहा कि अब 8 महीने बाद उसे उस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने का मौका मिला है। कालीन पर चलते हुए मार्था ने सोचा कि रेयॉन ने ऑरा सीखे हुए ठीक 1 महीना हुआ है, और ऐसे में उससे मुकाबला करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि वो खुद 3 साल से ट्रेनिंग कर रही थी। फिर भी वो सोचने लगी कि किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करना जिसके पास कोई एबिलिटी ही ना हो, समय की बर्बादी है, क्योंकि उसे उस आदमी को बचाने के लिए जल्द से जल्द मजबूत बनना था। उसका हाथ आगे बढ़ा। अपोनेंट के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। बिना किसी भाव के डिसाइपल ने कहा कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेयॉन्स चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चेहरा दिखाए बिना हेड ने सबका ध्यान मांगा। हल्की मुस्कान के साथ रिम ने कहा कि लड़ाई देखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसमें हिस्सा लेना। उसने आगे कहा कि बाकी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि वे किसी खास स्थिति में क्या करते। उसने ये भी जोड़ा कि नर्वस ना हो और पूरी कोशिश करें। फिर उसने कहा कि बरन और डोरियन पहले जाएंगे। भीड़ थोड़ी पीछे हट गई। गंभीर चेहरा बनाए हुए आदमी ने ऑर्डर समझ लिया। तभी एक युवक ने इंस्ट्रक्टर का ध्यान मांगा। जवाब में आदमी ने पूछा कि क्या बात है। उदास चेहरा बनाकर डिसाइपल ने कहा कि वो गिव अप कर रहा है। हाथ जोड़ते हुए हेड ने कहा कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। पेट पकड़ते हुए आदमी ने जवाब दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे कल से अच्छा नहीं लग रहा और वो रात भर सो नहीं पाया, जिससे साफ था कि वो सच बोल रहा है। गुस्से में मॉन्स्टर ने कहा कि अगर उसकी जगह कोई कमजोर मिलता तो वो उसका सिर बहुत पहले काट देता। रेयॉन ने शांति से कहा कि ये उम्मीद के मुताबिक ही था। आगे देखते हुए आदमी ने डोरियन से कम कोशिश करने को कहा, क्योंकि हारने पर भी वो कुछ सीख सकता है। झिझकते हुए डोरियन ने हामी भरी। कुछ ही देर में जमीन पर पड़े हुए युवक ने कहा कि वो गिव अप कर रहा है। साइड में देखते हुए लीडर ने कहा कि वो अब भी अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहा है, और अगर उसने बेहतर कोशिश की होती तो वो 5 चालों में ही अपोनेंट को हरा देता। जवाब में डोरियन ने कहा कि सामने वाले की रिएक्शन ने उसे गुस्सा दिला दिया था। अंत में हेड ने पूछा कि वो बार बार गिव अप क्यों करता है जबकि वो सच में जीत सकता था, और अगर वो सामान्य ढंग से लड़ता तो ज्यादा देर तक टिक सकता था। जमीन पर लेटे हुए युवक ने माफी मांगी और कहा कि वो डर गया था। मुस्कुराते हुए मास्टर ने कहा कि अब रुनान और क्रीन की बारी है। लड़की ने कोई इमोशन नहीं दिखाया। आदमी के हाथ में ब्लेड थी और साफ था कि ड्यूल शुरू हो चुका है। युवक ने हमला किया। तलवार अपोनेंट के चेहरे के पास पहुंची। अचानक हैंडल दिखाई दिया। लड़की ने हथियार को अपोनेंट के हाथों से गिरा दिया। आदमी की भौहें सिकुड़ गई। तलवार जमीन में धंस गई
और आवाज आई कि मुकाबला खत्म हुआ। कमर पर हाथ रखते हुए टीचर ने कहा कि क्रेन बहुत नर्वस था, क्योंकि तलवार घुमाते समय मूवमेंट्स ज्यादा रिलैक्स होने चाहिए। उसने ये भी जोड़ा कि रुनान के काउंटर अटैक्स बुरे नहीं थे, लेकिन उसने ऑरा का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनकर मार्था ने अपनी गलती समझी। अब एक फॉरेस्ट का दृश्य था। लोग दिखाई देने लगे, जिससे साफ था कि वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राइवल्स आमने सामने आ गए। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी। तलवार थामी गई। अपोनेंट ने हमला किया। भौहें सिकुड़ी। रेयॉन ने वार को रोका। उसने फिर से अटैक ब्लॉक किया। सामने वाले का कॉन्सेंट्रेटेड चेहरा दिखा। अचानक तलवार लड़की के कंधे से टकराई। उसके चेहरे पर शौक साफ था। आदमी ने तलवार घुमाई। मार्था पीछे कूद गई, बिना चेहरा दिखाए। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके सारे अटैक्स डिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए अब उसे मानना पड़ेगा कि उसमें टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट सिर्फ तलवार चलाने तक ही सीमित है। हाथ में ब्लेड पकड़े हुए लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके जैसा अधूरा स्वॉर्ड्समैन जिसे ऑरा का सही इस्तेमाल ही नहीं आता, कभी अच्छा नहीं बन सकता। उसने अपना हथियार सिर के ऊपर उठाया। अचानक एक बूट दिखाई दिया। लड़की अपोनेंट पर झपटी। सामने वाले के बाल उछल गए। जमीन पर टिके हुए रेयॉन ने तलवार से वार रोक लिया। दांत भींचते हुए रेयॉन डटा रहा। खुशी दिखाते हुए मार्था ने पूछा कि वो अटैक रोक सका, लेकिन सवाल किया कि वो ऐसे कितनी देर तक टिक पाएगा। एक जोरदार वार गूंजा और यह साफ था कि ऑरा और स्वॉर्ड्समैनशिप दोनों में टैलेंट बेहद महत्वपूर्ण होता है। 7 महीनों में उसका टैलेंट केवल इतनी छोटी ऑरा बना पाया था जो नाम के बराबर थी, इसलिए उसके स्वॉर्ड्समैन बनने की कोई संभावना नहीं थी। भौहें सिकोड़ते हुए छात्रा ने कहा कि अगर उसने अगली चाल से पहले कुछ नहीं किया तो वो उसकी हड्डियां चूर चूर कर देगी। रेयॉन ने पलटवार किया। हाथ में तलवार पकड़े हुए आदमी ने कहा कि वो टैलेंट की बात कर रही है, क्योंकि इस घर में टैलेंट को लेकर जो ऑब्सेशन है वही उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाता है। मुस्कुराते हुए लड़की ने जवाब दिया कि जो बिना टैलेंट के होता है वो भले ही चिढ़े, लेकिन उसे ये सब मजेदार लगता है। उसने आगे कहा कि यही वजह है कि वो उसे दिखाना चाहती है कि असली टैलेंट क्या कर सकता है और उसे एक सबक सिखाना चाहती है। चेहरा दिखाए बिना आदमी ने कहा कि ऐसे में वो उसे इसका उल्टा दिखाएगा, ये साबित करने के लिए कि टैलेंट ही सबसे जरूरी चीज नहीं है। अचानक तलवार सुनहरी रंग में चमकने लगी। अपोनेंट के चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। गंभीर भाव के साथ रेयॉन ने फर्स्ट फ्लेम 10,000 फायर्स कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। आगे देखते हुए लड़की ने पूछा कि ये किस तरह की आग है। हैरान होकर उसने सोचा कि ये खतरनाक है, क्योंकि ये कोई साधारण फ्लेम नहीं थी। वो छोटी और कमजोर दिखती थी, लेकिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उसने महसूस किया कि ये फ्लेम इतनी सुंदर है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसने उसकी खासियत के बारे में सोचना शुरू किया। रेयॉन ने ब्लेड को कसकर पकड़ा। लड़की ने कोई भाव नहीं दिखाया। सामने वाले के हाथों में तलवार थी और उसने कहा कि अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। आगे देखते हुए मार्था ने हार्टस्टोन स्टांस अपनाई। नीचे देखते हुए आदमी ने सोचा कि ये टेक्निक सारी ऑरा को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर लेती है, और इस उम्र में वो इसे संभाल पा रही है। वो वाकई टैलेंट वाली है। उसने अंदाजा लगाया कि अगला वार पूरी ताकत से होगा। भौहें सिकोड़ते हुए छात्रा ने कहा कि वो मानती है कि वो मजबूत है, लेकिन उसकी ऑरा के साथ भी वो इस वार को सह नहीं पाएगा। युवक का चेहरा गंभीर हो गया। एक पैर आगे बढ़ा। आदमी ने तलवार घुमाई। जोरदार टक्कर हुई। दर्शकों में से किसी ने कहा कि जमीन तक फट गई है। उसी समय छात्रा ने पूछा कि जीत किसकी हुई। अचानक धूल के बीच एक सिलुएट उभरा। तलवार टूट चुकी थी। लड़की जमीन पर पड़ी थी। अपनी कलाई पकड़ते हुए रेयॉन ने सुना कि यहां तक कि वो भी उससे हार गई थी। एक इमारत का दृश्य सामने आया। सिंहासन पर बैठे कैप्टन ने कहा कि इसका मतलब है कि रेयॉन ने लड़की को हरा दिया। सबॉर्डिनेट ने पुष्टि करते हुए कहा कि उसने 4 साल से ट्रेन की हुई उसकी ऑरा को पूरी तरह सप्रेस कर दिया था, जो कि अविश्वसनीय शक्ति थी। नजर झुकाते हुए आदमी ने कहा कि उस दिन देखी गई फ्लेम्स भी किसी फायर प्लांट की तरह सुंदर थी। उसने ये भी संकेत दिया कि रेयॉन स्ट्रेंथ उसकी कल्टीवेशन के स्तर से मेल नहीं खाती और संभव है कि उसे उनके एंसेस्टर की शक्ति मिली हो। उसने आदेश दिया कि रेयॉन को सही दिशा में गाइड किया जाए ताकि वैनिटी उसे निगल न जाए। मुस्कुराते हुए सबॉर्डिनेट ने कहा कि सब कुछ किया जाएगा। उसने ये भी पूछा कि मार्था की हालत कैसी है, क्योंकि ये हार उसके लिए एक बड़ा शौक थी। शारीरिक घाव जल्दी भर जाएंगे, लेकिन असली समस्या उसकी मानसिक स्थिति है। उसे खुद को पार करना होगा। मार्था बिस्तर पर बैठी थी। उसने चेहरा नहीं दिखाया। पास में एक प्लांट रखा था। गुस्से में मॉन्स्टर ने कहा कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि फूलों को नुकसान हो सकता है, और उसे आदेश दिया कि वही करे जो वो कहे, नहीं तो वो उसे फ्रीज कर देगा। मुड़कर आदमी ने उससे कहा कि ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश न करे। जवाब में डीमन ने कहा कि वो इतना बहादुर इसलिए बन रहा है क्योंकि उसे वाटर रेजिस्टेंस मिली हुई है। आखिर में युवक ने कहा कि उसे ये सब पता है और उसे बेकार चिल्लाना बंद कर देना चाहिए। रेयॉन चेहरे से पसीने की एक बूंद टपकी और यह साफ था कि जिस दिन उसने मार्था को हराया उस दिन रिवॉर्ड में मिली कैलामिटी बॉल ने उसकी एबिलिटीज को काफी बढ़ा दिया था। उसके सारे प्रयास आखिरकार रंग ला रहे थे। रेयॉन के हाथ में फावड़ा था और सिस्टम से कई मैसेजेस दिखाई दे रहे थे। एक विंडो खुली जिसमें जानकारी थी
कि वाटर रेजिस्टेंस नाम की एबिलिटी 4 स्टार्स तक पहुंच चुकी है। रेयॉन ने सोचा कि उसे वाटर रेजिस्टेंस के स्टार्स पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से वो रॉथ को संभाल पा रहा है। उसने तय किया कि चूंकि ये आखिरी आराम का दिन है, वो थोड़ी देर आराम करेगा और फूलों की देखभाल करेगा। फावड़ा प्लांट की ओर बढ़ा। नाराज चेहरा बनाते हुए फमिलिया ने कहा कि ट्रांसप्लांट करते समय पहले गहराई और थोड़ी दूरी पर खुदाई करनी चाहिए, वरना जड़ों को नुकसान होगा। जवाब में आदमी ने सोचा कि वो इस अंतहीन बड़बड़ाहट को क्यों सुने। मुड़ते हुए डीमन ने कहा कि फावड़े की बजाय हाथों से न्यूट्रिएंट्स मिलाने चाहिए। युवक ने पूछा कि वो इसमें इतना अच्छा कैसे है, ये कहते हुए कि मॉन्स्टर तो ये उससे बेहतर कर रहा है। आंखें बंद करते हुए क्रीचर ने कहा कि डीमन वर्ल्ड में जब वो किंग था, तब उसने फ्लावर बेड्स को आइस फ्लावर से भर दिया था, और जब डीमंस ने उन फ्लावर बेड्स को देखा तो उन्होंने उनकी पूजा की। ये सुनकर आदमी हैरानी में पड़ गया। फाटक के पास खड़ी एक लड़की दिखाई दी। सामने वाले के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक घुटने पर बैठते हुए रेयॉन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वो लड़ने नहीं आई होगी, और पूछा कि मामला क्या है। भौहें सिकोड़ते हुए लड़की ने सोचा कि ये उसका अजीब सा शौक है, ये जोड़ते हुए कि उसने उसे इतना बचकाना नहीं समझा था, लेकिन लगता है वो गलत थी। आगे देखते हुए उसने कहा कि वो उससे दोबारा लड़ना चाहती है। मुड़ते हुए रेयॉन ने कहा कि वो सब समझता है, लेकिन हार मानने से इनकार करना अब हद से बाहर है। इसके जवाब में लड़की ने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि वो हार स्वीकार नहीं करती, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाई कि ऐसा कैसे हुआ, इसलिए वो यहाँ ये जानने आई है। अंत में रेयॉन ने पूछा कि वो दाव पर क्या रख रही है। लड़की स्तब्ध सी हो गई। आगे देखते हुए लड़के ने कहा कि अगर हारने वाला जीतने वाले को चुनौती देता है तो उसे अपने साथ कुछ लाना चाहिए। इसके जवाब में लड़की ने पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा है, क्योंकि हर लड़ाई में कुछ दाव पर होना जरूरी नहीं होता। अंत में युवक ने कहा कि ऐसे में उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दांत पीसते हुए मार्था ने सोचा कि वो लड़ना ही नहीं चाहता, और वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसकी नजर फूलों पर गई। पौधों के ऊपर पैर उठाते हुए उसने कहा कि वो रेयॉन को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकती है, ये कहते हुए कि उसे फूल बहुत पसंद लगते हैं, हालांकि वे उस पर जंचते नहीं हैं। इसके जवाब में रेयॉन ने कोई सहमति नहीं दिखाई। लड़की के चेहरे पर हैरानी आ गई। एक पौधा लगाते हुए रेयॉन ने कहा कि उसे असल में फूल पसंद नहीं है, और उसे खुद भी नहीं पता कि उसे उन्हें क्यों पसंद करना चाहिए, क्योंकि वह तो बस अपनी माँ की मदद करता है और उनकी देखभाल करता है। लड़की ने दांत भींच लिए। उसका पैर पौधे के पास ही था। बिना चेहरा दिखाए उसने कहा कि वो जो चाहे कर सकता है, ये जोड़ते हुए कि यहाँ बहुत गर्मी है और वो जाने वाली है। उसी समय एक महिला की आवाज आई, जिसने बिना चेहरा दिखाए कहा कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। इस पर रेयॉन ने हैरानी से जवाब दिया। मुस्कुराते हुए माँ ने कहा कि उसे लगा था कि वो उसे नहीं ढूंढ पाएगी। फिर उसने फूलों की क्यारियों की देखभाल के बारे में पूछा और अनुमान लगाया कि क्या ये उसकी दोस्त है, शायद ट्रेनिंग की कोई साथी। मुड़ते हुए लड़की ने सोचा कि ये सिल्विया है, वही जिसने एक आदमी के लिए परिवार छोड़ दिया था और फिर बच्चे को बचाने के लिए निराशा में लौट आई थी। एक ऐसी औरत जिसने अपने बेटे के लिए हिम्मत जुटाई। हल्की मुस्कान के साथ महिला ने काले बालों और आंखों का जिक्र किया और कहा कि लड़की का नाम शायद मार्था होगा, ये जोड़ते हुए कि उससे मिलकर अच्छा लगा। इसके जवाब में बेटे ने कहा कि वो असल में उसकी दोस्त नहीं है और वो खुद ही सब समझ लेगा। अंत में माँ ने कहा कि वो बस अपने बेटे की दोस्त से बात करना चाहती थी। लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा कि उसने सुना है कि उसने रेयॉन के साथ स्पार किया था, और पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, ये कहते हुए कि वो बहुत चिंतित थी। लड़की ने जवाब दिया कि वो ठीक है। फिर महिला ने कहा कि अफवाहें हैं कि डिनायल एक टैलेंटेड बच्चे को लाया है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, ये जोड़ते हुए कि लड़की न सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि खूबसूरत भी है, यानी दो चीजें एक साथ। इस पर मार्था के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। दोनों हाथ जोड़ते हुए महिला ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। इसके जवाब में लड़की ने कहा कि वो कुछ कहने आई थी, लेकिन अब उसका काम हो गया है, इसलिए वो जाएगी। हाथ बढ़ाकर माँ ने उसे कुछ खाने की पेशकश की और कहा कि वो अपने बेटे की दोस्त को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। हैरान चेहरे के साथ लड़की ने कहा कि वो सच में जा रही है। थोड़ी देर बाद सब लोग मेज पर बैठे थे। बिना चेहरा दिखाए रेयॉन ने पूछा कि वो अचानक चुप क्यों हो गई। मेज पर बैठते हुए माँ ने पूछा कि क्या वो लड़के से सिर्फ 1 साल बड़ी है। लड़की ने हाँ में जवाब दिया। फिर माँ ने पूछा कि क्या वो मेहनत से ट्रेनिंग करती है। लड़की ने कहा कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। महिला ने बताया कि वे खाना बनाने में बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मेन हाउस की तुलना में उनके यहाँ मांस की क्वालिटी थोड़ी कम है, इसलिए शायद उसे सामान्य से ज्यादा दिक्कत हो। मार्था ने कांटा मुंह तक ले जाते हुए सुना कि कंधे पर हाथ रखते हुए महिला मुस्कुराकर कह रही है कि इसलिए हर निवाला अच्छे से चबाना चाहिए, वरना पेट दर्द करेगा। एक और महिला ने भी वही बात दोहराई। खुश चेहरे के साथ लड़की ने सहमति जताई। खाते हुए मार्था ने कहा कि उसे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि खाना स्वादिष्ट है। इमारत का बाहरी दृश्य दिखा। हाथ हिलाते हुए महिला ने कहा कि उसे खुशी है और उससे अनुरोध किया कि वो उसके बेटे के साथ दोस्ती बनाए रखे। इस बीच रेयॉन ने सोचा कि वो लड़ने आई थी और शायद उसने कुछ गलत खा लिया। अंत में मॉन्स्टर ने कहा कि उसका अंदाजा सही है। जाते हुए लड़की ने सोचा कि शायद वो उसे अजीब समझेगा, लेकिन वो महिला चाहे जैसे भी देखो
उसकी मां से बहुत मिलती जुलती है। आगे देखते हुए उसने सोचा कि इसी वजह से वो उससे कुछ कह नहीं पाई। भले ही चेहरा, बालों का रंग और आवाज बिल्कुल अलग थे, लेकिन उस पल उसे वही एहसास हुआ जो उसे अपनी मां के पास होता था। मालकिन का चेहरा सामने आया। लड़की मेज पर बैठी थी, हाथ में तलवार पकड़े हुए। उसने सोचा कि जब उसकी मां का अपहरण हुआ और डिनाइल ने उसे गोद लिया, तभी उसने कसम खाई थी कि वह दोबारा कभी नहीं हारेगी जब तक कि वो अपनी मां को ढूंढ न ले। उसी दिन से उसकी जीत का सिलसिला चलता आ रहा था और वो पहली बार रेयॉन से हारने तक कभी नहीं रुकी थी। टूटे हुए टुकड़ों जैसे ख्याल उसके मन में उभरे। आदमी की ओर देखते हुए मार्था ने सोचा कि उसकी टैलेंट को देखकर परिवार ने उसे स्वीकार किया था, लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद उसे बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि भले ही उसके पिता देखने में शांत और सौम्य लगते हों, लेकिन वो एक वॉरियर है। दांत भींचते हुए उसने खुद से कहा कि उसे किसी से भी हारना नहीं चाहिए। उसी समय बिना चेहरा दिखाए बटलर ने बताया कि मिस मार्था आज काफी देर से लौटी है। इसके जवाब में उसने पूछा कि वह किसका इंतजार कर रहा था। तब सेवक ने बताया कि मास्टर डिनाइल ने आदेश दिया था कि यह पत्र उसे व्यक्तिगत रूप से दिया जाए। कागज हाथ में लेते हुए मार्था ने पूछा कि क्या यह उसके पिता का लिखा हुआ पत्र है। आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और बताया कि यह स्पारिंग के तुरंत बाद लिखा गया था। पत्र पढ़ते ही मार्था के चेहरे पर हैरानी उभर आई। उसमें लिखा था कि वो अपनी पहली हार से निराश न हो। साथ ही यह भी साफ किया गया था कि उसकी जैविक मां की तलाश अब भी जारी है। बिना चेहरा दिखाए लड़की ने कहा कि उसके पिता को बता दिया जाए कि वो उनकी बात समझती है और यह भी कि वो उनकी बहुत कदर करती है। सेवक ने सहमति जताई। दरवाजे के पास खड़ी होकर मार्था ने सोचा कि यह पहली बार था जब वो इतनी बुरी तरह हारी थी, और यह हार किसी गलती या लापरवाही की वजह से नहीं थी। वो बस हार गई थी। उसका हाथ तलवार के पास गया। बाल पकड़ते हुए उसने खुद से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने खुद ही जवाब दिया कि उसे हार स्वीकार करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक बेटी के रूप में वो हमेशा अपमान का बोझ नहीं उठा सकती। उसने सोचा कि अगर वो सब कुछ यूं ही चलता रहने देगी तो वो वही की वही रह जाएगी, और फिर उसे अपने पिता की आंखों में देखने का हक भी नहीं रहेगा जो उस पर इतना विश्वास करते हैं। बाल जमीन पर गिर पड़े। उसने अपने बाल छोटे कर लिए, ये सोचते हुए कि उसे सबसे पहले अपने मन को साफ करना होगा। अतीत की गंदगी और बेकार की बातों को छोड़ना जरूरी था। आईने में देखते हुए लड़की ने कहा कि अब वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बनेगी। अगले दिन एक छात्र ने बिना आंखें दिखाए पूछा कि क्या हो रहा है और मार्था के साथ क्या हुआ है। हाथ कमर पर रखते हुए लड़की रेयॉन की ओर मुड़ी और कहा कि वो जानती है कि माफी से बीती बातें नहीं बदलती, लेकिन वो अपना वादा निभाएगी। हैरान होकर रेयॉन ने पूछा कि वो किस वादे की बात कर रही है। जाते जाते उसने कहा कि हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। यही वो बात थी जो वो उस दिन कहना चाहती थी जब उसने अपने अपोनेंट को अलविदा कहा था। गहरी सांस लेते हुए रेयॉन ने सोचा कि यह काफी अप्रत्याशित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण से वादे की वजह से वो इतनी शांत हो जाएगी। उसने महसूस किया कि इतने कम समय में मार्था भी काफी बदल चुकी थी। अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर लगते हुए वो आगे बढ़ी और चलते चलते एक छात्र को लात मार दी। छात्र ने चिल्लाकर पूछा कि वो उसके पैरों के नीचे क्यों आ रहा है और उसे हटने का आदेश दिया। इसके जवाब में उसने माफी मांगी। साफ था कि वह सिर्फ एक इंसान के प्रति बदली थी। इमारतों के दृश्य उभरे जो ये संकेत दे रहे थे कि एक नया साल आ चुका है और कुछ छोटे मोटे बदलाव भी हुए हैं। अपने आसपास देखते हुए युवक ने सोचा कि सबकी उम्मीदों के विपरीत मार्था अब भी सिर्फ उसकी ही बात सुनती थी। बरन दूसरे छात्रों के साथ ज्यादा धैर्यवान हो गया था। रुनान भले ही अब भी उतनी ही दूर दूर रहती थी, लेकिन उसकी तलवार पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो गई थी। रेयॉन ने भौहें सिकोड़ ली। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाथ में तलवार पकड़े हुए उसने कहा कि वो हर दिन पूरी ताकत से ट्रेनिंग करती है। बिना चेहरा दिखाए एक छात्र ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेयॉन ने तो टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया है, जबकि उसे सीखे अभी आधा दिन भी नहीं हुआ। दूसरे ने कहा कि शायद उसे ये पहले से ही आता हो, और सवाल किया कि वो इसे इतनी जल्दी कैसे परफेक्ट कर सकता है। किसी ने यह भी कहा कि वो तो बस आंखें बंद करके खड़ा रहता है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी पोस्चर तो इंस्ट्रक्टर से भी बेहतर है। मुखिया ने हाथ बांध लिए। इशारा करते हुए उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि उसने सब कुछ मेंटल इमेजेस की मदद से सीखा है और ये युवक सच में एक मॉन्स्टर है। बगल की ओर देखते हुए ग्लोन ने पूछा कि क्या वो रेयॉन्स बटलर है, क्योंकि वो बस उसी की बातें कर रहा है। इसके जवाब में रिम ने कहा कि ऐसा न कहे, क्योंकि वो जानता है कि वह भी अपने पोते के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है। ग्लेन के चेहरे पर हैरानी उभरी। उसने ये भी कहा कि वैसे मेन बिल्डिंग के पास काम करने वाले लोग इन दिनों काफी व्यस्त दिख रहे हैं, पूछते हुए कि क्या वे कुछ तैयार कर रहे हैं। सबकी नजरें इमारतों की ओर चली गई। भौहें सिकोड़ते हुए मुखिया ने कहा कि जल्द ही कोई उनका दौरा करने वाला है। इसके जवाब में अधीनस्थ ने पूछा कि कौन आने वाला है। कमर पर हाथ रखते हुए आदमी ने सुना कि कुछ ही दिनों में ओवेन किंगडम से एक प्रतिनिधि मंडल आने वाला है। एक इमारत का दृश्य उभरा और यह साफ हो गया कि ओवेन किंगडम महाद्वीप के केंद्र में स्थित 6 राज्यों और 5 दानव क्षेत्रों में से एक है। यह आसपास के सबसे शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता है।
एक ऐसा नाइट किंगडम जहां तलवार और मार्शल आर्ट्स को सर्वोपरि माना जाता है। आगे देखते हुए मुखिया ने पूछा कि प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। इसके जवाब में ग्लोन ने कहा कि कहा तो जा रहा है कि तीसरा राजकुमार आएगा, लेकिन उसका अनुमान था कि असल में ड्यूक ऑफ टार्टन ही आएगा। इस पर आदमी ने पूछा कि क्या वो सनकी अब ड्यूक बन गया है। चेहरा दिखाए बिना मुखिया ने सोचा कि ओवेन किंगडम का तीसरा राजकुमार कहीं बहुत छोटा तो नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र भी रेयॉन के आसपास ही बताई जाती है। इसके जवाब में ग्लोन ने कहा कि उसे ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि छात्र सही ढंग से व्यवहार करें। हैरानी से एक अधीनस्थ ने पूछा कि क्या उनका ट्रेनिंग एरिया भी इस्तेमाल किया जाएगा। बगल में नजर डालते हुए आदमी ने कहा कि तीसरा राजकुमार और किंगडम के अप्रेंटिस नाइट्स भी आएंगे। वे स्वॉर्ड्समैन और डिसाइपल्स को ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहते हैं, ताकि किंगडम को शर्मिंदा न होना पड़े। थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसने जोड़ा कि तीसरा राजकुमार और अप्रेंटिस नाइट्स भी रेयॉन की उम्र के ही बच्चे हैं। यह सुनकर मैनेजर मुस्कुराया और कहा कि यह तो काफी मजेदार लग रहा है। वहीं सज्जन ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने पहले से ही कुछ सोच लिया हो। पीछे हाथ बांधकर खड़े युवक ने ट्रेनिंग ड्यूअल के बारे में पूछा कि क्या ओवेन किंगडम के अप्रेंटिस नाइट्स के साथ मुकाबला होगा। बिना चेहरा दिखाए मुखिया ने सहमति जताई और कहा कि उन्हें पहले से पता है कि प्रतिनिधि मंडल रास्ते में है। तीसरे राजकुमार ने खुद छात्रों के साथ ड्यूअल की इच्छा जताई है। उसने हमेशा कहा है कि स्वॉर्ड्समैन को नींद में भी लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये सोचते हुए कि वे छठे ट्रेनिंग एरिया की बजाय उनके पास क्यों आ रहे हैं। इंस्ट्रक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमर पर हाथ रखते हुए उसने कहा कि उसने आज छठे ट्रेनिंग एरिया का दौरा किया था, लेकिन उसे वहां कुछ खास नहीं लगा। उसने ये भी कहा कि अगर समय मिले तो कल 5वां एरिया देखना चाहिए, पछतावा नहीं होगा। राजकुमार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। मुड़ते हुए आदमी ने कहा कि यह वाकई अप्रत्याशित खबर है, इसलिए शुरुआत के लिए बस एक दूसरे से परिचय कर लेना ही काफी होगा। और लोगों को अंदर आने का इशारा किया। ओवेन किंगडम के गर्वित नाइट से मिलने के लिए छात्र कॉरिडोर में चलते गए। राजकुमार ने गंभीर चेहरा बनाया। हाथ दिल पर रखते हुए उसने कहा कि उनसे मिलकर उसे खुशी हुई और अपना नाम ग्रियर बताया। आगे देखते हुए रेयो ने सोचा कि यही ओवेन किंगडम का तीसरा राजकुमार है। उसने महसूस किया कि वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी ताकतवर है, क्योंकि पहली नजर में ही उसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। युवक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मुखिया ने रेयॉन से पूछा कि वो क्या सोचता है और क्या उसे ड्यूअल करना सही लगता है। बिना भाव दिखाए रेयॉन ने सोचा कि ये हाल ही में सीखी गई स्टेप टेक्निक और स्वॉर्ड स्किल को आजमाने का अच्छा मौका होगा। सिर घुमाकर उसने कहा कि वो ड्यूअल करना चाहेगा। चेहरा छुपाए हुए मुखिया ने कहा कि अगर दोनों पक्ष सहमत हैं, तो उनके ग्रुप से 20 लोगों को चुना जाए। यह भी कहा कि उन्हीं को चुना जाए जो खुद ड्यूअल में हिस्सा लेना चाहते हैं। सिर उठाकर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि वो एक जरूरी बात बताना भूल गया था। उसने बताया कि उसने अपनी पूरी महीने की सैलरी उनकी जीत पर लगा दी है, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में जीतना होगा। अगर वे हारे तो वे लाशें बन जाएंगे। नाइट्स के चेहरे सन्न रह गए। आगे देखते हुए युवक ने कहा कि लगता है अब सभी तैयार है। नजर घुमाते हुए उसने आदेश दिया कि ड्यूअल शुरू होने से पहले सामने वाले नाइट्स को ध्यान से देखा जाए, खासकर उनके हाथों को। नाइट्स ने चेहरा नहीं दिखाया। आदमी का हाथ थोड़ा कांप गया। पीछे हाथ बांधकर रेयॉन ने कहा कि उनका आर्मो सुंदर है और पोस्चर आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन आखिर वे भी उन्हीं की तरह छात्र ही है। उसने कहा कि ड्यूअल से पहले कौन नर्वस नहीं होता, खासकर तब जब उनकी ट्रेनिंग की तीव्रता 6 किंग्स और 5 डीमन से कम नहीं रही हो। उसने आगे कहा कि आज तक जो खून और पसीना उन्होंने बहाया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोगों ने सिर उठाए। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ रेयॉन ने जोर से कहा कि वे नर्वस ना हो और अपनी पूरी ताकत लगा दे। चेहरा छुपाए हुए छात्रों ने एक साथ सकारात्मक जवाब दिया। हाथ गिराते हुए रेयॉन ने कहा कि अब वो तय करेगा कि किस क्रम में लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि जो पहले जाते हैं वही बाकियों का हौसला तय करते हैं। इसलिए सबसे मजबूत लोगों को सबसे पहले भेजना जरूरी है। बगल में देखते हुए आदमी ने कहा कि सबसे पहले मार्था लड़ेगी। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके पीछे खड़े युवक ने पूछा कि क्या वह कर पाएगी। इसके जवाब में लड़की ने कहा कि वो इसे जल्दी निपटा देगी। अंत में आदमी ने कहा कि अगर सब तैयार है तो बीच में इकट्ठा होना चाहिए। छात्रों के चेहरों पर पसीने की बूंदें उभर आई। किसी ने धीमी आवाज में कहा कि क्या ये सच में उनकी ही उम्र के हैं, और सवाल उठाया कि सामने वाले इतने बड़े क्यों हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई नाइट खड़ा हो, न कि कोई अप्रेंटिस। मार्था सीधे अपने प्रतिद्वंदी के सामने खड़ी थी। बिना कोई भाव दिखाए उस आदमी ने अपना परिचय तरसे के रूप में दिया और कहा कि भले ही उसके सामने खड़ी लड़की का शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, लेकिन वो डराने वाली हद तक प्रशिक्षित है। उसने ये भी कहा कि वो इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको साफ लग रहा था कि कदकाठी का फर्क बहुत ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में तो मिस्ट्रेस भी शायद हार से नहीं बच पाएगी। हल्की मुस्कान के साथ लड़की ने पूछा कि क्या वे सच में गंभीर है। उसने कहा कि इसके बावजूद वो जीत सकती है, और उससे कहा कि शिष्टाचार छोड़कर सीधे हमला करे। राजकुमार के चेहरे पर हैरानी झलक गई। ड्यूअल को देखते हुए
आदमी ने सोचा कि लड़की नाइट पर दबाव बना रही है। उसे लगा कि दूसरे ट्रेनिंग स्क्वाड के स्वॉर्ड्समैन सच में काफी मजबूत है। कमर पर हाथ रखते हुए युवक ने कहा कि ज़ीगार्ड के छात्र अपने नाम पर खरे उतरते हैं और उनकी स्किल्स को किंगडम के नाइट से तुलना की जा सकती है, लेकिन छठा ट्रेनिंग स्क्वाड थोड़ा निराशाजनक है। पीछे मुड़ते हुए आदमी ने कहा कि वे अच्छी तरह प्रशिक्षित है, लेकिन फिर भी रॉबर्ट परिवार के डिसाइपल से पीछे हैं। ये सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गया और कहा कि यहाँ सच में काफी टैलेंटेड कैडेट्स हैं। लड़की ने हमला किया। आगे देखते हुए एक साथी ने कहा कि वो कल ही उनसे मिला था और 5वें ट्रेनिंग रूम देखने का सुझाव दिया था और पूछा कि क्या वो इसी के लिए आया था। आंखें बंद करते हुए मुखिया ने कहा कि एम्परर के 6 नाइट्स में से किसी एक के साथ ट्रेनिंग ड्यूल का मौका मिलना दुर्लभ है और उसने सोचा कि यह डिसाइपल्स के लिए अच्छा सबक होगा। बगल में देखते हुए आदमी ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि ये शब्द उसी के हैं जिसे कभी एमिनेंट स्वॉर्ड कहा जाता था। थोड़ा अजीब चेहरा बनाकर दूसरे ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे पहले की तरह ही व्यवहार करना चाहिए और एक दाव लगाने का प्रस्ताव रखा। साथी ने पूछा कि क्या वो अब भी ऐसी चीजें करता है और शर्तों के बारे में जानना चाहा। हाथ आगे बढ़ाते हुए एग्जीक्यूटिव ने कहा कि वे 20 ड्यूल्स करेंगे और विजेताओं को इनाम देंगे और पूछा कि क्या सिर्फ देखने की बजाय दाव लगाना ज्यादा दिलचस्प नहीं होगा। बगल में देखते हुए एक ने कहा कि ओवन में उन्हें एलीट ट्रेनिंग दी जाती है और सवाल किया कि उसे सच में लगता है कि उसके छात्र उन्हें हरा सकते हैं। इसके जवाब में आदमी ने कहा कि उसे अपने कैडेट्स पर पूरा भरोसा है। मुस्कुराते हुए मुखिया ने कहा कि उसे भी अपने छात्रों पर भरोसा है। अचानक लड़की ने तेज हमला किया। दांत भींचते हुए नाइट ने पूछा कि वो इतनी ताकतवर क्यों है। लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तलवार की मूठ सीधे प्रतिद्वंदी के पेट में जा लगी। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तलवार हाथ में पकड़े हुए लड़की ने सुना कि मार्था विजेता है। आगे देखते हुए रेयो ने सोचा कि उसे हैरानी हो रही है। उसे लगा था कि उसके साथ लड़ने के बाद वो थोड़ी नरम हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय मार्था की स्पीड और पावर और बढ़ गई थी। सिर झुकाते हुए फाइटर ने कहा कि अगर वो पहली ही वार में सब कुछ नहीं झोंकती तो सिर्फ ताकत पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। बगल में देखते हुए रेयो ने कहा कि ये मजेदार है। रॉथ ने पूछा कि क्या उसे चींटियों की लड़ाई देखना पसंद है और कहा कि उसे तो ये उबाऊ लगता है। मुड़ते हुए रेयोन ने कहा कि हर चींटी कमजोर नहीं होती। इसके जवाब में डीमन ने कहा कि डीमन रियल में तो युवा डीमंस के ड्यूल भी इससे ज्यादा दिलचस्प होते थे। रॉथ को हल्का धक्का देते हुए आदमी ने कहा कि वो मजा ले रहा है, इसलिए फेमिलियर को चुप रहना चाहिए। एक इमारत का दृश्य उभरा। हाथ जोड़ते हुए युवक ने कहा कि अब रुनान की बारी है और अंत में लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। लोग फिर से एक दूसरे को देखने लगे बिना भाव दिखाए। नाइट ने पूछा कि उसका नाम रुनान है और कहा कि उसे उसकी दूर दूर वाली नजर पसंद नहीं आई। डिसाइपल के शरीर से आग जैसी ऊर्जा उठने लगी। आगे देखते हुए लड़की ने कहा कि उसे आग पसंद नहीं है। तलवार उसके हाथ में थी। रुनान के शरीर से नीली ऊर्जा निकल रही थी। तलवारें आपस में टकराई। दर्शक धूल के बादल को देखते रह गए। कैडेट ने तलवार मजबूती से पकड़ी हुई थी। अचानक उसका प्रतिद्वंद्वी उसके पीछे दिखाई दिया। मुड़ते ही तलवारधारी लड़की ने हमला किया, जिससे उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। आदमी ने सोचा कि यह कोई इल्यूजन था। अगले ही पल तलवार प्रतिद्वंद्वी की गर्दन तक पहुंच गई। रुनान ने तलवार लड़के के गले पर रख दी, साफ कर दिया कि रुनान जीत चुकी है। हाथ आगे बढ़ाते हुए सामने वाली ने कहा कि वो हार गई है, लेकिन लड़ाई बुरी नहीं थी। हाथ पीछे बांधकर रुनान ने पूछा कि क्या उसका दोस्त ये सब देख रहा था। इसके जवाब में रेयो ने कहा कि वो पैरों के इस्तेमाल में काफी अच्छी है और अपनी दोस्त की तारीफ की। जमीन पर बैठते हुए रुनान ने उसके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। मुस्कुराते हुए मुखिया ने कहा कि अब तक 9 जीत और 9 हार हो चुकी थी। उसने ये भी जोड़ा कि माहौल काफी गर्म हो गया है, इसलिए अब 19वें राउंड की ओर बढ़ना चाहिए और अपने प्रतिद्वंदियों को आगे आने का आदेश दिया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सामने देखते हुए नाइट ने अपना परिचय दिया कि उसका नाम कसेल है और वो अभी प्रशिक्षण में है। बिना कोई भाव दिखाए बरन ने भी